हाँ बच्चों, कैसे हो? मैं श्रवण, सीएलसी सीकर से। ठीक हो डियर? आज हम फिर कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज नीट फिजिक्स 40 आवर कहें या फिजिक्स पंच कहें, इसका 13वां एपिसोड आज आपके लिए शूट करने जा रहे हैं। आज 7 जून 2020 है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर से हर वीडियो में कहना चाहता हूं कि कोई बच्चा कोई वीडियो देखता है, कोई बच्चा कोई वीडियो देखता है। बेटा जी, आपके अपने सीएलसी ने इस लॉकडाउन के दौरान जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम किए, वो पहला काम है 2013 से 13 टू 19, 13 से लेकर 19 तक के नीट के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, ताकि आपको ये पता लगे कि किस टॉपिक से वेटेज कितना है और किस सीक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो 13 से लेकर 19 तक के प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी। फिर फिजिक्स थोड़ा सा अपन मानते हैं कि हैवी सब्जेक्ट होता है, या यूं कहूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो सीएलसी का बच्चा बायोकेम डीटीएस के थ्रू बहुत अच्छा कर चुका होता है। तो फिजिक्स पंच के माध्यम से हमने 20 टॉपिक बढ़ाए फिजिक्स पूरी के। हर टॉपिक के 45 क्वेश्चन, पहले हमसे 42 क्वेश्चन एक में, बाकी 45 क्वेश्चन है। तो ये राउंड फिगर में 900 क्वेश्चन का एक वीडियो सॉल्यूशन आप तक हम पहुंचाएंगे। 12 के पहुंचा चुके हैं, 13वां आज शूट करने जा रहा हूं। क्लियर? और ये अगले 5-7 दिन में आपके पास सारे आ जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करें ताकि आप उसको देख भी लें। हम एक दिन 3 अपलोड कर देंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे, तो उसका व्यूवरशिप भी खत्म हो जाती है। दूसरा दोस्तों, आप सब जानते हो कि आपके अपने सीएलसी ने 4 जून से नीट और जेईई दोनों एग्जाम्स के लिए डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी। रोज एक टॉपिक का टेस्ट। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 4 को टेस्ट हुआ, 5 को हुआ, 6 का हुआ। आज बात मैं कर रहा हूं 7 जून संडे को, आज फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है। तो याद है ना, सोमवार से लेकर शनिवार तक टॉपिक का टेस्ट होगा, संडे को फुल का मतलब कंप्लीट नीट का टेस्ट होता है। जेईई की बात करें तो आपका दोस्तों, तो उस दिन उसका टेस्ट एक दिन छोड़ एक दिन होता है। 4 को टेस्ट हुआ, फिर 6 को टेस्ट हुआ, फिर 8 को टेस्ट होगा। संडे को तो मेजर होना ही है। उसके जिस दिन टेस्ट 2 टेस्ट है, एक जेईई मेन पैटर्न का और एक जेईई एडवांस पैटर्न का। उनके जो संडे बीच में जितने भी आएंगे 18 जुलाई तक, वहां जेईई पैटर्न का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। क्लियर? तो ओके डियर, मैं मानता हूं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। प्लीज अपने रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी अगले 45 दिन में आप अपने रिजल्ट को पूरा चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप जानते हैं सीएलसी के सारे बच्चों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। उन बच्चे डाउट पूछते हैं। शाम को 7 बजे के बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली टेस्ट सीरीज के पेपर की पीडीएफ फाइल आ जाती है। क्लियर? यदि आप नॉन सीएलसीएन हैं या सीएलसीएन हैं, यदि आप सीएलसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अपना नाम, सीएलसी रोल नंबर, या आप नॉन सीएलसीएन, नीट या आईआईटी, और अपना व्हाट्सएप नंबर जिसको ऐड करवाना है, ये सब लिख के आप मेरे नंबर पे 9928738888 पे व्हाट्सएप कर दें। हम आपको जोड़ देंगे। वहां क्या क्या आता है, जैसे ये फिजिक्स पंच है, इन सब की पीडीएफ फाइल वहां आएगी, आ चुकी। 2013 से 2019 के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वहां जा चुकी। ऐसे ही आईटी के लिए। तो जब जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, और नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाएं भाई इसमें। हम सबको जोड़ना चाहते हैं। वहां डाउट भी बताए जाते हैं। हर डेली टेस्ट सीरीज की रैंक शाम को आ जाती है 9 बजे के आसपास। हर डेली टेस्ट सीरीज की ठीक 7 बजे से लेकर 7:10 के बीच हम लोग पीडीएफ फाइल अपलोड कर देते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके अपने सीएलसी दे रही है। और इससे बड़ी सुविधा ये है कि मैं खुद डेली शाम को 6:30 सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पे लाइव आता हूं। 22 मार्च को दोस्तों स्टार्ट हुआ था, आज 7 जून की बात बोल रहा हूं। 75 दिन से मैं लगातार मेरे हर बच्चों से बात कर रहा हूं। शायद कोई संस्था पेरेंटल केयर इससे ज्यादा कर नहीं सकती। इसलिए हमें सीएलसी के टीम के मेंबर होने पे फक्र होता है कि हमारे बच्चों के साथ, टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ओके डियर, तो बात शुरू करें। ओके, थैंक यू। आज वो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ा? क्वेश्चन पढ़ लिया पूरा? चलो अगला साफ कहता दोस्तों, यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस 36 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी। देख भाई, एक तार है जिसका कंप्लीट का रेजिस्टेंस कितना बच्चे? 36 ओम। पक्का है? अब ये 30 डिग्री एंगल पे है, तो ये इस वायर का कौन सा हिस्सा हुआ है? आजा यार, 360 को 30 से मल्टीप्लाई कर दे, ये इसका 12वां हिस्सा नहीं हो गया क्या? तो टोटल का 36 है। 36 को अपन 12 से डिवाइड करें डियर, तो एक का कितना हुआ? 3 ओम। तो हकीकत ये क्या हो गया, ये 2 वायर हो गए ऐसे पैरेलल क्रम में। कैसे? एक वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम और दूसरे का 33 ओम। ओ लड़के, ओ बेटू, कुल कितना था? 36। यहां कितना बचा? 3। क्यों बचा 3? क्योंकि इसका कौन सा हिस्सा बचा? 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा बचा।
36 को 12 से भाग दे 3, तो 33 और 3 अब क्या हो गए, पैरेलल। बस अब दो चीज जब पैरेलल हो जाती हैं तो अब इतना तो कर सकता है यार, 3 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 3 प्लस 33, तेरे लिए पूरा कर दूं, 3 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 36, ये तेरा 12। अब 33 को डिवाइड के 12 से 12 दूनी 24, 12 की 36, 2 और 3 के बीच है, तो 2 और 3 के बीच एक ऑब्जेक्ट है भाई, आंसर आ गया। बोला है ना, थैंक यू। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ लिया, इसमें स्पष्ट पता लग रहा भाई, ए व बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ध्यान दे बच्चे, ये तेरा क्या है 2, ये इसके पैरेलल है, तो यहां भी क्या है 2 वोल्ट और यहां भी क्या है 2 वोल्ट। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहां से यहां तक कितना है 2 वोल्ट है। अब ये 2 वोल्ट कुछ इसके सिरों पे डिवाइड होगा, कुछ इसके टर्मिनल डिवाइड होगा, कुछ यहां पर डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब है 2 जो है वो 3 जगह डिवाइड होगा और वो 5 ओम है, इक्वल डिवाइड होगा। तो दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो 2/3, तो यहां कितना 2/3, यहां कितना 2/3, तो ए और बी कितना हो गया 4/3। दोस्तों कितना हो गया 4/3। ओके, थैंक यू बच्चों। ये जो क्वेश्चन था ना, लो इस पे आपको मैं एक बहुत अच्छी थ्योरी बता देता हूं, लो सुन लो, आ जाओ। ध्यान दे क्लास, ये को वायर है, करंट ए से बी जा रही है, तो कहने का सीधा मतलब है ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, और मैं यहां पर इस ए और बी के बीच एक वोल्ट मीटर ऐड कर दूं और सपोज करो उसकी रीडिंग 10 वोल्ट है। इसका अर्थ समझो, क्या भाषा समझो, इसकी भाषा है ए से बी तक पहुंचते पहुंचते 10 वोल्ट की कमी हो गई, 10 वोल्ट का पतन हो गया, इसलिए इसको विभवांतर बोल दो, चाहे विभव पतन बोल दो, चाहे वोल्टेज ड्रॉप बोल दो, चाहे दोस्तों वोल्टेज डिफरेंस बोल दो। और दोस्तों यदि अगला कह दे ए की वैल्यू 16 वोल्ट है, तो दोस्तों बी की वैल्यू अपने आप क्या होगी रे 6 वोल्ट। बात को सुनने कोशिश कर, विभव का अंतर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, ए से बी के बीच कितनी रीडिंग आई 10 वोल्ट। इसका मतलब ए से बी तक चलते चलते विभव में 10 वोल्ट की कमी हो गई, डीके हो गया। विभव पतन कहो चाहे विभवांतर कहो, बोलो हाँ या ना। अब अगला कहता ए का पॉइंट का पोटेंशियल 16 वोल्ट है, बी तक जाते जाते कितना गिरा वो 10, कितना बचा 6। ये तरीका होता निकालने का एक। ओके, थैंक यू। हाँ डियर, ये एक सर्किट का एक पार्ट है और ये वास्तव में शानदार क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम लगा दिया करो, सीधी सी बात है। आप स्टार्ट ए से हो जाओ, तो देखो दोस्तों वी ए, अब देख तू जा रहा माइनस से प्लस, ध्यान दे, तो माइनस से प्लस का मतलब क्या होता है वर्दी, तो इसको क्या करेगा 3 वोल्ट। ये करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, अपन जानते हैं करंट की डायरेक्शन मतलब क्या होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो क्या हो गया नेगेटिव, कितना -3, इसके वोल्ट लगा दे। अब इधर फिर तेरा ये भी क्या है -18 वोल्ट, इक्वल टू क्या हो गया वीबी। ध्यान दे, यहां यहां क्या है माइनस से प्लस, तो क्या आएगा प्लस। ये करंट की डायरेक्शन में, रटा मत मार, करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो खुद बता यार, ज्यादा से कम पर आएगा इसका मतलब क्या होता है कमी तो होता है ना। बस ओके डियर, ये तेरे कैंसिल आउट हो गए, इस ए को इधर लिया तो ये वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 18 वोल्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार फिर सुन ले, कोई कैलकुलेशन नहीं है। किरचॉफ का नियम लगाओ, स्टार्ट वी ए से हो जाओ और वीबी को इक्वल टू कर दो। करंट के साथ चलते हो तो उसको माइनस कर दो, करंट के अपोजिट चलते हो तो उसको प्लस कर देंगे। बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हो तो प्लस कर देंगे और प्लस से माइनस में आ रहे हो तो माइनस कर देंगे। ठीक है डियर, बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस होगा, और यदि अगला क्वेश्चन प्लस से माइनस की ओर आ गए तो माइनस कर देंगे। सीधी सी बात है यार, बड़ी संख्या से छोटी पे आओगे तो माइनस कर दो और छोटी से बड़ी पे जाओगे तो प्लस कर दो। क्लियर, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा अनुभव है, ये वो प्रश्न है जो या तो नीट में आते नहीं है। आगे तो जो घर की बात है, बट टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो सब कुछ कर देते हैं। बाकी जो एक सिलेक्शन रेंज का या 400 से 550 की रेंज का बच्चा होता है मार्क्स, वो इसको तभी कर पाता है जब उसको इसका साल भर में उसको 1 या 2 बार उसका देखा हुआ हो। ये जमीनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं साथ थोड़ा की बात नहीं कर रहा, वो सब कुछ आता है उसको, तो 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक गलत करके आता है।
दोस्तों ध्यान सुन लो इस क्वेश्चन को, जो क्या कहता है, आप एक बार खाली करना पेज भाई। ये ऐसा कहता है दोस्तों, वो कहता एक गोला है ए, क्यों भाई, इसकी रेडियस है ए, दूसरा गोला है बी, इसकी रेडियस है बी, बस। अब अगला क्या कहता है, ये जो इसका बीच का कार्यक्रम है ना, यहां रो पदार्थ का इसने क्या भर दिया, मटेरियल। आप क्वेश्चन पढ़ो, आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ। साहब कहता है देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक, जगह सेंटर एक है, स्पेस ऑफ रेडियस ए। अगला साहब कहता है ए बी से बड़ा, सॉरी वापस करना, ए बी से बड़ा, गलत कर दिया अपन ने, ए बी से बड़ा है तो ये बी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो क्वेश्चन की भाषा थी, अगर ए बी से बड़ा है तो वापस आना क्वेश्चन में, ए बाहर वाला बी अंदर वाला, आजा। अगला साहब कहता है डियर फिर द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए मीडियम रेजिस्टिविटी रो, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर कोटिंग ऑफ द मीडियम। आजा भैया क्वेश्चन में आजा। देखो डियर बहुत तरह क्वेश्चन है। ये एक छोटा गोला है जिसकी रेडियस है बी, बड़ा गोला है रेडियस है ए, मेटेरियल भर दिया दोस्तों जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है आपकी, रो। ओके डियर। अब अगला साहब कहता है बताओ भैया इसका रेजिस्टेंस क्या है। लो मत थोड़ा इसका फिर कलर चेंज कर लो दोस्तों। आप ऐसा करो, यहां पर एक ऐसा एक पार्ट बना लो छोटा, माना इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है आर, और इसकी मोटाई इसकी क्या है डी आर। क्लियर, बस ये तरीका होता है। एक अल्पांश ले लेंगे और इसका, तो डियर अपन जब इसकी बात करेंगे तो हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है भाई, रो एल अपॉन है। बोलो बोलो, रो एल अपॉन है। अब इसका आर नहीं होगा, क्या होगा डी आर। रो तो रो है, एल क्या होगा रे डी आर, एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बता, बस यही सुंदरता है इस क्वेश्चन की। रुक जाए एक मिनट। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। एल कौन है, लंबाई, तो लंबाई कौन है, मोटाई कितनी है डी आर, और कुल एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, कहने की आर छोटे वाला, बड़ा आर नहीं करते, और ये डी आर। अब आपको दोस्तों कंप्लीट निकालना है, तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब समाकलन कहां से कहां, बी से ए। बी से, ये गड़बड़ है भैया कि बी पहले, इसे मेरे हाथ में नहीं है, बी से ए, लोअर से अपर। ओके, रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बोल हाँ या ना, ठीक है डियर। तो ये तो इसको तो आर बोल देंगे, ले कोई दिक्कत ही नहीं, तो कंप्लीट आर हो जाएगा क्योंकि एक के सापेक्ष एक का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब आगे चल, मैं यहाँ तो कलर चेंज कर दूं, ये दिखने में थोड़ी सी दिक्कत देता है कलर। अब देख दोस्त, ये तेरा आर इक्वल टू, देख लड़के, रो बाहर निकाल, 4 पाई बाहर निकाल। क्यों, रो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और ये कहां से कहां है, 20 से, ध्यान देना गलती मत करना, 20 से ए। ये तेरा आर की पावर -2r डी आर। भूल गया क्या, x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, n+1 अपॉन n+1। पता है या ना, कर दूं, चल बिठा दूं इसको तेरे लिए, मैं ये तो नोट कर चुका है सारा। आजा, तो तेरे सामने r इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई। अब देख भाई, ये कहां से कहां है, b से a है, r की पावर -2, इसमें माइनस प्लस जोड़, ऊपर जोड़, तो तेरा क्या आएगा r -2 + 1 अपॉन -2 + 1। पूरी मत तेरे लिए पूरा कर रहा हूं, मैं माना था टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट करना पड़ेगा मेरे को। मैं उस बच्चे लिए कर रहा हूं भाई जिसका स्कोर आज 400 से 500 के बीच खड़ा है। r इक्वल टू रो 4 पाई, चल इसको भी तू b से a कह दे, ये तेरा माइनस है, ये माइनस, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया -1/r, ये ले हो गया। चलता जा चलता जा, तो r इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई। एक काम कर, इस माइनस का बाहर निकाल दे एक बार यार, ठीक है। अब तू इसके अंदर आ जा, अपर माइनस लोअर, बोल बोल, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर, ये माइनस वापस अंदर कर ले, चल मैं फालतू क्या तेरे लिए, तो रो बट्टे 4 पाई, इसको उठा यहां से, ये माइनस ये प्लस, ये तू ए बी तेरा लघुत्तम ले, तो ये क्या आएगा, यहां तो क्या आएगा बी, वहां क्या जाएगा ए, इट बिकम्स a माइनस बी। तो r इक्वल टू रो 4 पाई a माइनस बी अपॉन ए बी। आंसर आ जा भैया, ए लड़के, इसको मिटा दो सॉल्यूशन को, ये तेरे सामने सॉल्यूशन आ गया। और घर की बात बताऊं क्या है, आखिर में इस प्रश्न का उत्तर अक्सर बच्चे
याद भी रखते हैं, फिर भी मैंने तो पूरा सोल्व कर दिया। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो ये वो नीट के प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं और आने भी चाहिए। ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट है टोटल, जो साफ कहता है द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर वेरी विथ q इक्वल टू at माइनस bt। साफ है, इसका मतलब चार्ज है ना वो समय के साथ वेरी कर रहा है यार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आजा भैया देख लड़के, q इक्वल टू क्या है रे, at माइनस bt स्क्वायर। करंट वर्ड दे रखी है तो जानता I इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt। ये ले dq बाई dt, तो ये क्या होगा a माइनस 2bt। ध्यान दे क्लास, I इक्वल टू a माइनस 2bt। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, समय हमेशा बढ़ता है समय के साथ दोस्तों। ये चीज बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ती जाएगी तो घटती जाएगी, तो एक्चुअल में दोस्तों I का मान क्या होगा, इसमें समय के साथ डिक्रीज होगा। बस अब पढ़ो। धारा समय के साथ एक ही रूप से घट रही है, धारा समय के साथ रेख बढ़ रही है। असत्य पूछा है, ये असत्य हो गया जी, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। क्यों घट रही है खुद देखना यार। देख टी नेगेटिव होने से रहा, ये साइन नेगेटिव रहेगा तो ए में से कुछ ना कुछ माइनस ही होना है यार, कुछ माइनस होना है, तो आई की वैल्यू कमी होनी। ओके, थैंक यू। ओके, आंसर तो आपका आ गया। अब आपके लिए जो फर्स्ट तो गलत हो गया, अब आपको मैं थर्ड समझो, थर्ड कैसे होता है। अब थर्ड क्या कहता है, धारा का मान इस पे शून्य, तो कोई दिक्कत, धारा शून्य कब होगी, सीधी सी बात है यार। a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो तेरे सामने यार t इक्वल टू a बाई 2b, इसमें धारा क्या हो जाएगी, 0। आगे क्या कहता है, धारा माइनस 2b की दर से आपके सामने माइनस 2b की दर से क्योंकि t 1 हो 2 हो, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2b से मल्टीप्लाई हो गया होगा अगला। क्लियर, ओके, थैंक यू। हाँ तो डियर, ये है एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। अगला साफ कहता है किसी वायर की लेंथ और एरिया दोनों डबल कर दें। आ जाओ, जो सिंपल फॉर्मूला है देखो, फिजिक्स क्या कहती है कि आपको बेसिक बातें आनी चाहिए, R इक्वल टू रो एल अपॉन। अगला साफ कहता है देखो, इसको एक तरीका होता है एल बी डबल, ये भी डबल, तो कोई इंपैक्ट नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, बात प्रश्न एग्जाम में ही आता है। एग्जाम में क्या आता है, किसी तार को खींच के स्ट्रेच करके डबल कर दिया। दोस्तों जैसे तार को खींच के लंबाई बढ़ाएंगे तो पतला होता जाएगा ना, तो L तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो R में इंपैक्ट दोनों का आता है बिना कहे। तो याद कर ले यार, यदि किसी तार को खींच के उसकी लंबाई को n टाइम कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो, माना कि ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, ऐसे इसका लंबाई एल, एरिया एल, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, ये समझ गया। इसका फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी। सुन ले, I करंट है, E चार्ज है, A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, VD वेलोसिटी है, और N जो है, ध्यान सुनना, N नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखा जाए तो यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या है, जो मटेरियल बदलने के साथ बदलती है, एक मटेरियल चेंज नहीं होती। बस अब आ जाओ। और दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको थ्योरी पढ़ो। जो देखो, कुछ डेटा वो चेंज कर रहा है, कुछ वो आपसे चेंज करवा रहा है, और किसी की वैल्यू आपसे पूछेगा तो इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगला साफ कहता भाई, पहले धारा I है, अपवन वेग V है, उसी पदार्थ का मतलब N और E तो खत्म हो गए, क्योंकि E तो कोई चेंज होता ही नहीं है, N भी चेंज हो गया। ड्रिप वेलोसिटी का मान क्या होगा, करंट चेंज कर दें और रेडियस चेंज कर दें लड़के, तो मेरा फॉर्मूला बन गया I1 I2, A क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो दोस्तों R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई V1, VD हटा दो, इसका मैं VD हटा दो, V1 बाई V2। ओके डियर, बस अब तू खुद देख, I1 क्या है I, फिर I2 क्या हो गया 2I, R1 क्या है R, फिर R क्या हो गया 2R, इसका कर दे होल स्क्वायर, V1 क्या है V, और V2 तेरे से अगला पूछ रहा है। बस इससे कैंसिल आउट, पूरा गुणा भाग कर ले। ये तेरे सामने क्या है 1/4, और ये तेरे सामने क्या है V अपॉन V2। तुझे दोस्तों इसको इससे टिका दे, तो ये V2 इधर ले जा, तो ये V/2, ये ट्रांसफर क्या आ गया V/2। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में देख भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरे को I इक्वल टू NEAVD याद नहीं है तो भैया नमस्ते, तेरे को मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद इक्वेशन 1 बनाई, 2 बनाई, डिवाइड कर दिया। ओके, थैंक यू डियर। इसको ध्यान से देखो प्रश्न को, ये एग्जाम में आएगा, 26 जुलाई को आएगा, देखना। तो क्या कहता है
कि 3 तांबे के तार हैं जिनका मास 1, 3, 5, यानी एक तार 1 किलो का है, एक 3 किलो का है, एक 5 किलो का है, लंबाई 5, 3, 1 है। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसका मास सबसे कम है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, तो सबसे पतला है। यार 1 किलो का तार बनाया वो 5 मीटर का है, और 5 किलो का तार बनाया 1 मीटर का। कॉमन सेंस की बात है, मास ज्यादा लंबाई ज्यादा, ठीक है, तब तो बात बहुत अलग है। बट मास ज्यादा लंबाई कम, तो अपने आप ही क्या होगा, वो मोटा होगा, क्यों, मास तो फिक्स है ना। बस अब इसमें अगला साहब कहता है आर का रेशियो बताओ। सुनो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। देखो भैया अगला क्या कहता, लेंथ का अनुपात दे दिया, मास का अनुपात दे दिया, अगले ने एरिया नहीं दिया ना, भाई साहब एरिया उड़ा देंगे। पण कैसे उड़ा देंगे, तरीका होता है डी इक्वल टू एम बाई वी। बोल हाँ या ना, डी इक्वल टू एम बाई वी। डी क्या है, डेंसिटी। अगला कहता है तांबा है वो चेंज नहीं होना। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी। वी बोले तो बोल वॉल्यूम, और वॉल्यूम दोस्तों हमेशा जानता क्या होता है, एरिया गुणा लंबाई। बोल हाँ या ना, बोलना यार। ए उड़ा दे, अल्ले ये ले, तो जहां ए लिखा हुआ है वहां क्या कर दे, एम बाई एल। मेरे हाथ में नहीं है यार, मेरे पास नहीं एरिया में क्यों दिमाग लगाऊं मेरा, बस तो मेरे सामने आर इक्वल टू रो, एल की जगह एल, और जहां ए है वहां क्या आएगा, एम। एक एल दोस्तों ऊपर चला जाएगा। अब आप देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, आर एल स्क्वायर बाई एम। बता हाँ या ना। रो क्यों उठा दिया मैंने, क्यों कांस्टेंट है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर बाई एम हो गया। बोल एग्री है, ए मिटा दूं पूरा, ये मिटा दिया। तो कहने का मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर एम है। ले कलर चेंज करो तेरे लिए सुंदर सा इसका, मैं ये लाल कलर में करते हैं सुंदर सा। तो देख R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू L1 स्क्वायर M1 रेशियो L2 स्क्वायर M2 रेशियो L3 स्क्वायर M3। L1 क्या है, बोरा तो ये कितना है 25, M1 क्या है 1, L2 क्या है 3, 3 3 9, M2 क्या है 3, L3 क्या है रे 1, M3 क्या है रे 5। ये ले भैया, अब तो इसका 5 लघुत्तम ले, तो ये 55 125 का आंसर आ गया तेरे। क्लियर है, ये काम का प्रश्न है। थैंक यू डियर। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो वैसे अच्छा सारे हैं, हम 45 क्वेश्चन लेके ये प्रयास करना चाहते हैं कि पूरा टॉपिक हम लोग नीट लेवल पे लपेट दें। हमारा प्रयास ये बाई चांस नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं गाइड उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है, बाकायदा होमवर्क हुआ इन क्वेश्चन पे, तैयार किए गए, 2-3 लोगों डिस्कस किए, फिर फिल्टर क्या है। आज क्या कहता है, अगला कहता है 1 ओम के 5 प्रतिरोध है, 10 वोल्ट की बैटरी। देखो सुनो भाई, एक बार इसको भूल जाओ, आप भूल जाओ, ये 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 1 कितना हो गया, कौन से क्रम में भैया, पैरेलल क्रम में। प्रतिरोध 1 ओम के 5, तो 1 1 1 1 की बात करेंगे तो कितना आ गया 1/5। ओके दोस्तों, V इक्वल टू क्या हो गया रे IR, तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R। V कितना है 10, R कितना है, ध्यान दे, R कितना है 1/5, तो ये 5 ऊपर चला गया। तो दोस्तों I इक्वल टू कितना आ गया 50 एम्पियर। अब 50 एम्पियर के सामने 5 रास्ते हैं, तो 10 से 10 से 10, ये 10 भी इधर से, ये 10 भी इधर से, ये 10 भी इधर से, कितना आ गया 30। सिंपल, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ठीक कर, इसको कर लेते हैं लो। आ जाओ डियर, अपन जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है dq बाई dt, बट q हमेशा क्या होता है n मल्टीप्लाई। भी q कुछ भी हो, e का मल्टीप्लाई होगा, बस हो गया मेरा काम यार। तो ये तरह क्या हो गया ne बाई टी। अब तो खुद कह रहा है भैया ne बाई टी का मान दिया हुआ है, ne बाई टी कितना है 10 टू पावर 6, e कितना होता है 1.6 10 की पावर -19। तो तेरे सामने आंसर क्या आ गया सेकंड। ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में तो नहीं आ सकता, आएगा तो फिर कट ऑफ हो ही जाएगी, फिर 610 नंबर। ओके थैंक यू। देखो डियर, ये सेल वाला जो मामला है ना, खाली करी पेज एक बार। मैं एक चीज बताता हूं आपको, मेरा एक मास्टर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं ट्रिकी कर देता हूं आपके लिए। ई आर आर ई ऐसे दोस्तों, माना कि एक रो में n सेल हैं और ऐसी m रो है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, और इसको बोलते हैं संयुक्त कॉम्बिनेशन। दोस्तों इसमें मैक्सिमम करंट का तरीका होता है, बता दूं आपको मैं,
बताओ ये छोटा ये बड़ा, तो n छोटा होता है m बड़ा होता है, मेरा मास्टर फंडाल है। एन आर इक्वल टू एम आर। एन सेल की संख्या है, एम रो की संख्या है। बस आजा, मैं एक बार ले लो पेपर हाथ में, तेरे लिए कर लूं। 2.5 ओम प्रतिरोध, यानी आर का मान क्या है 2.5 ओम। एन कतारे हैं, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो ये दोस्तों एन का मान क्या है 0.5 ओम है। इसको इससे काट दे भाई, ये 5 है, तो एन अपॉन m इक्वल टू 5 अपॉन m है। तो तेरे सामने पता लग गया, n बट्टे m का मान 5:1 कर दे, तो n बट्टे m का मान 5:1। भाई साहब कौन से में है, m बट्टे n का मान 1/5 है। आंसर अपना फर्स्ट हो गया आपका भैया, कहीं दिक्कत ही नहीं। उल्टा करके क्या फर्क पड़ता उस चीज से यार, भाई मैंने n अपॉन m निकाल दिया, इसने m अपॉन n पूछ लिया, आंसर क्या आ गया आपका फर्स्ट। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात सुन लो। 5 सेल एक साथ लगे हुए हैं और माना प्रत्येक 2-2 वोल्ट के हैं, तो कितना हुआ 10 वोल्ट। बट एक सेल को उल्टा करते ही रिजल्ट क्या होगा, 8 नहीं 6 हो जाएगा। नहीं समझे, मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 20 रुपए, मैंने आपको 2 रुपए दिए, तो आप और मेरा डिफरेंस 2 रुपए हुआ 4 रुपए हुआ। आपके 22 हो गए, मेरे पास 18 हो गए, डिफरेंस किसका हो गया डबल का। तो ऐसे सेल को उल्टा करते हैं तो वो खुद उल्टा हो गया और एक को खत्म और करता है। तो इसमें दोस्तों फिर एक्चुअल में ये n सेल के बजाय ये n-2 सेल काम आएंगे। बस आप सुनो कि ये कोई सीरीज में ऐसे आपके सेल लगे हुए हैं और एक को ऐसे उल्टा करके इसको आपने बंद कर दिया और इसके सिरों पे आपको अगला v पूछता है, जो अपन जानते हैं e माइनस क्या होगा IR। बस सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले यहाँ दोस्तों I निकालना है। ओके, तो E डैश कितना है NE, ओके सॉरी E डैश कितना हो गया n-2e। बस काम की बात है इसमें। E डैश क्या होगा n, लड़का क्या करता है, कहता एक सेल पलटा तो n-1 कर, अरे भाई एक नहीं, एक को खत्म करेगा। ओके डियर, और R डैश का मान क्या है NR। बस तो आपकी करंट कितनी हो गई V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R। ये है n-2 मल्टीप्लाई E अपॉन NR, बोला है ना। बस अब उसके बाद क्या कहता है वो कहता है किसी एक सेल पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब दोस्तों सेल आपके करंट दे रहे हैं, तो करंट दे रहे हैं इसका मतलब सेल डिस्चार्ज होता है। सेल याद करो रे, सेल जब चार्ज होता है तो V इक्वल टू E प्लस IR होता है, सेल जब डिस्चार्ज होता है तो V इक्वल टू E माइनस IR होता है। तो दोस्तों V इक्वल टू E माइनस IR, I कितना है n-2 मल्टीप्लाई E अपॉन NR मल्टीप्लाई R। इस R को R से कैंसिल आउट कर दे, ये ले E को बाहर निकाल, तो ये 1 माइनस n/2 अपॉन n। ध्यान दे क्लास, E बाहर निकाला n-2 अपॉन n। चलो तेरे को इसके आगे भी V इक्वल टू E, इसको आगे वो सोल्व कर दें, तो ये तेरा E आगे ले ले भैया, ये तेरा n ले ले, तो यहां पर क्या आएगा n-n प्लस 2, n कैंसिल आउट 2E बाई n। ये ले बच्चे 2E बाई n। इस प्रश्न में एक ही बात है, यदि n सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो रिजल्ट होता है NE, बट एक को उल्टा कर दोगे तो n-2 मल्टीप्लाई E। ओके, बस एक ही बात काम की थी। थैंक यू दोस्तों। इस प्रश्न में जिसको थ्योरी पढ़नी आती है ना, मैं इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जिसमें स्टूडेंट को लैंग्वेज, आपकी जो भी हिंदी जो लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज पढ़नी आती हो, फॉर्मूला याद हो और फिर प्रैक्टिस हो, तो फिजिक्स 160 नंबर आराम से दिलाती है बच्चे को। पढ़ लो क्या कहता है। 2 cells with the same EMF E and different internal resistance R1 R2 are connected in series to an external R shown this the value of R such that the potential difference at the first cell should be 0। दोस्तों यहाँ V इक्वल टू E माइनस I R1 है, I R1 इक्वल टू क्या करना है 0। देखो दोनों सेल सीरीज में है, दोनों सेल करंट देंगे, दोनों सेल करंट दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं और किसका इक्वेशन होता है डिस्चार्जिंग का। तो डियर अच्छा E के पीछे 1 2 क्या हो सकता है, E एक ही है, तो V इक्वल टू E माइनस I R1 इक्वल टू 0 और E इक्वल टू I R1, तो I का फॉर्मूला है E अपॉन R1। एक तो फॉर्मूला I का ये है, दूसरा कॉमन फॉर्मूला है, 2 सेल लगे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे I इक्वल टू
2ER प्लस R1 प्लस R2। ये फॉर्मूले से आया और ये कंडीशन से आया। हेलो, ये किससे आया? फॉर्मूले से। ये किससे आया? कंडीशन से, जो क्वेश्चन की कंडीशन है। एक काम करना, पेज खाली कर ले भैया एक बार। ओके डियर, दोनों आई सेम कर दो। तो पुत्रों वो आई क्या है? 2ER R1 प्लस R2 इक्वल टू ये क्या है? E अपॉन R1। E से कैंसिल आउट कर दे, सॉरी E से, तो ये क्या आ गया? 2R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। तुझे किसकी वैल्यू चाहिए? R की। इधर लिया इसको, तो ये ले भैया, R की वैल्यू आ गई R1 माइनस R2। और शायद आपको हंसी आ रही होगी, सबको बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को याद होता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपने आप में एक। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ने से पहले सुन लो भाई। एक तो होता है G2A, एक होता है G2V। पहले दो लाइन सुन लो रहे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना हो तो इसके पैरेलल एक संट जोड़ेंगे। यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है तो उसके सीरीज में एक हाई वोल्टेज जोड़ेंगे। कारण, एमीटर का मतलब रेजिस्टेंस कम से कम करना, और रेजिस्टेंस कम से कम कब होता है? जब हम जोड़ते हैं पैरेलल में। याद करो रे, दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं पैरेलल में तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम से भी मिनिमम हो जाती है। इसलिए मिनिमम संट जोड़ोगे तो उस रिजल्टेंट का आर और कम हो जाएगा, वो उतना अच्छा एमीटर हो जाएगा। याद है क्या? जब उसका आर 0 हो जाता है तब उसे बोलते हैं आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर। वोल्टमीटर में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा कब होता है? सीरीज में ज्यादा जोड़ें। इसलिए याद है ना, आइडियल वोल्टमीटर कौन होता है? जब उसका रेजिस्टेंस अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। याद करो, इसीलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, उस समय दोस्तों करंट फ्लो नहीं होती है। करंट फ्लो नहीं होती है, इसका मतलब आर की वैल्यू इन्फिनिटी है। इसलिए पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। गॉट इट? थैंक यू। ठीक है डियर, ये थोड़ी पहले पढ़ी। ये बातें करने के लिए सॉल्यूशन करवा रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 क्वेश्चन तो आपको किसी गाइड में मिल जाएंगे भाई, जरूरत क्या है। अब आ जाए क्या कहता है। वो कहता है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध R है। भाई इसको देखो, इस तरीका ये होता है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके ऐसे दोस्तों पैरेलल में शंट जोड़ते हैं। ध्यान सुनो, फिक्स सुन लो। ये एक करंट आई जाती है, एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, इधर जाती है, उसको IG कह देते हैं। इधर क्या बच गया अपने आप? I माइनस IG बच गई। इसका S है, इसका G है। भले बढ़ रहा है क्या? ये G रेजिस्टेंस है, ये S रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल हैं। I करंट चली, उधर IG गई तो I माइनस IG गई। तेरी बात को मैं थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर दूं, यूं कह दूं तेरे लिए मैं यार कि इसका रेजिस्टेंस क्या है? G, इसका क्या है? S। यहां करंट क्या है? IG, और यहां करंट क्या है रे? I माइनस IG। बट G और S बोथ आर पैरेलल, और पैरेलल में दोस्तों दोनों का वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। बस बस बस, कलर चेंज कर ले तो इसका मतलब है IG मल्टीप्लाई G इक्वल टू I माइनस IG मल्टीप्लाई S। ये इसका मास्टर फॉर्मूला हो जाता है। अब आता हूं क्वेश्चन में। मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने तो मूल बात कर ली। अब अगला साहब कहता है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, प्रास I एम्पियर है। इसे Ni प्रास के एमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके दोस्तों इसका मतलब क्या है? I का मान, Ig का मान तो I है, और दोस्तों I का मान क्या है? Ni है। बस सीधी सी बात है। इसका मान तो क्या है? I मल्टीप्लाई G। दिस इज Ni माइनस I मल्टीप्लाई S। थोड़ा सा सीधा कर दूं आपको तो मैं, लो जी I कैंसिल आउट कर देता हूं, ले तेरे लिए सही बात कर लूं तो I को बाहर निकाल तो N माइनस 1 इक्वल टू S। I कैंसिल आउट कर दे। किसकी वैल्यू चाहिए? S की चाहिए, तो S क्या हो गया? G अपॉन N माइनस 1। G अपॉन N माइनस 1। काम कौन आया? बेसिक कॉन्सेप्ट काम आया, रट्टा नहीं मार सकते। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जैसा मैंने बताया 14 में, वही कॉन्सेप्ट 15 में है। यहां कौन है? G2V है। आजा, ए सुन, ये तेरा G, इसके पैरेलल जोड़ दे कोई R। ये ले भैया, ये तेरा क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया। अब यहां एक बात है, टोटल माना कि ये V है, तो इस V का करंट क्या है? I। तो एक हिस्सा कहां खर्च होगा? IG में, इसको IG बोलेंगे रे, और एक हिस्सा कहां खर्च होगा? IGR में। तो ये लड़कों V इक्वल टू क्या है?
आई जी मल्टीप्लाई जी प्लस आई जी मल्टीप्लाई आर। क्यों क्या कहता है सीरीज v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। बस ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। यदि मैं इसको ढंग से करूं, r इक्वल टू निकालना चाहूं तो v अपॉन आई जी माइनस जी, एक फॉर्मूला बन जाता है, करके देख ले भैया। इसको इधर लिया तो v अपॉन आई जी माइनस जी। अब अगला क्या कहता सुन ले, चल कुंडली के प्रतिरोध का मान 10 है, g का मान क्या है, कलर चेंज कर ले भैया। g की वैल्यू क्या है दोस्त, 10 है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गांठ मान ले भाई, पूर्ण स्केल विक्षेप का मतलब IG होता है। कंप्लीट फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, 0.01। बस 10 वोल्ट के वोल्टमीटर में इसको चेंज करना है, ठीक है डियर। तो V की वैल्यू भी क्या होगी भाई, 10 वोल्ट। इसकी रेंज क्या है, 10 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, R निकालना है। या बता क्या दिक्कत है, बता V की वैल्यू कितनी है, 10, IG कितना है 0.01, माइनस G कितना है 10। अब इसको ऊपर ले जा तो ये तेरा 1000 माइनस 10 9000, 990 आंसर हो गया भाई। 1000 में से 10 माइनस कर दे 990। लेकिन देख ध्यान दे चीजों पे, IG करंट चली तो यहाँ IG गुणा G, यहाँ IG गुणा R, दोनों का सम क्या होगा, V के इक्वल टू V, R इक्वल टू V। एक बात सब ये प्लीज गांठ मान ले, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब IG या VGA की बात है। करंट है तो IG हो जाएगा, वोल्टेज है तो VG, ये मूल बात है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोले तो IG या VG। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16, पोटेंशियोमीटर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पेज खाली कर भाई। तो दोस्तों क्या होता है पोटेंशियोमीटर, सुनो ये ऐसे होता है। देखो एक सेल है, ये इसका आर है, ये कोई रियोस्टेट है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये कोई वायर है ए से बी जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें से करंट फ्लो होती है। तो इसको दोस्तों अगला आर डैश कह देता है, इसको आर कहता है, इसको ई कहता है। यहाँ एक्चुअल में आई की वैल्यू होती है ई अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस आर। तरीका है, आर वायर के रेजिस्टेंस है, आर डैश ये वेरिएबल है, ये जीरो भी हो सकता है, कुछ भी, ये अपना होता है रियोस्टेट होता है लगा हुआ, देखा जाए आर जीरो भी हो सकता है, ई EMF है। तो I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस आर। और एक शब्द आता है विभव प्रवणता, वोल्टेज ग्रेडियंट। प्रवणता का मतलब होता है, मतलब क्या होता है सुनो, कहीं वोल्टेज ग्रेडियंट मान लो 2 वोल्ट पर मीटर है, सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं, यहां 10 वोल्ट है, और 1 मीटर चलने के बाद फिर ये कितना होगा 8 वोल्ट, फिर 1 मीटर चलने के बाद क्या होगा 6 वोल्ट। इसका मतलब है हर 1 मीटर के बाद 2 वोल्ट का डीके हो गया, 2 वोल्ट का पतन हो गया। इसका अर्थ ये होता है विभव प्रवणता, वोल्टेज डीके, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान सुन, तो 2 वोल्ट पर मीटर में यहां खड़ा हूं 10, 1 के बाद 8 6, ओके। और इसको दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल एक्स से। तो एक्स इक्वल टू रियल में होता है ई अपॉन एल, यानी यूनिट लेंथ पे वोल्टेज क्या हो गया, बात एक ही। एक फॉर्मूला इसका होता है एक्स इक्वल टू आई रो। रो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है आर अपॉन एल, याद आ रहा ना, एक्स का मूल फॉर्मूला होता है ई अपॉन एल। एक्स इक्वल टू क्या होता है आई रो। रो क्या होता है यार, रो वो नहीं है रेजिस्टिविटी, यहाँ रो है यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, ये फिक्स है इसमें। एक्स इक्वल टू ई अपॉन एल या एक्स इक्वल टू आई रो। रो इक्वल टू दोस्तों होता है एक्चुअल में आर अपॉन एल, किसका, इस वायर का। ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके थैंक यू। ओके शुरू करें क्वेश्चन। आज क्या कहता है, 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ EMF 6 R10, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर इन वोल्ट पर मीटर। दोस्तों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो जी पूरा बनाओ जो अभी बनाया अपन ने, ये ले बना दिया, R-0 यहां पर। ओके दोस्तों आपकी बैटरी साहब, ये 10 मीटर लॉन्ग वायर, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, ओके डियर। इसका आर कितना है 20। तो दोस्तों रो कितना हो गया, अभी जो बताया मैंने आपको 2 ओम पर मीटर, ओके। फिर अगला साफ कहता है ये बैटरी कितने वोल्ट की है भैया, 6 वोल्ट की। 10 मीटर लंबा वायर है, 20 ओम के साथ जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 10 ओम, ओके। बस बस आजा, सबसे पहले आई निकाल ले। तो जानता आई इक्वल टू क्या होगा ई अपॉन आर। ई कितना है भैया 6, आर कितना है 20, तो ये है 10 वो है आपका 30, तो कितना आ गया 1/5, तो कितना आ गया 0.2, ओके। एक्स इक्वल टू क्या होता है आई रो, भूल गया कह रहा है, आई कितना है 2, रो कितना है 0.2, ये ले आंसर क्या आ गया 0.4,
ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जो अभी मैंने थ्योरी समझाई उसका थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या कहता है? इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल, द नल पॉइंट इज एट 480 सेंटीमीटर व्हेन वी हैव 4 रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल एंड कैलकुलेटर। इफ द सीरीज रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, दोस्तों नल पॉइंट डिफ्लेक्शन में करंट 0 होती है, इसलिए यहां कितना आर जोड़ते उसका कोई मीनिंग है नहीं है। याद करो, पोटेंशियोमीटर का तो वर्किंग प्रिंसिपली क्या है? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मतलब कोई करंट नहीं बहती है, तो जब करंट बह ही नहीं रही है तो भैया आर ज्यादा हो चाहे आर कम हो, ऑलरेडी शर्त उसकी ये है नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी, जो लेंथ पहले थी वो लेंथ अब रहेगी। ओके, थैंक यू। देखो दोस्तों, अगला साफ कहता है एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 998 ओम है, वो 2 एमएफ की बैटरी से जिसका इंटरनल 2 ओम है जोड़ दिया, तो इसमें देखो कॉमन सेंस की बात है, यदि वोल्टमीटर आइडियल नहीं है तो रीडिंग में एरर आएगी। ओके, और आइडियल कौन होता है? जब उसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। अनंत है नहीं, आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखो इस क्लास पे। ये लो, ये कितना है भैया? 2 ओम। ये कितना है? 9। एक बात वोल्ट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये कितना है रे? 2 वोल्ट। चलो करंट चला यहां से, तो तेरे सामने करंट क्या आएगी? V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। V बोले तो 2, ये कितना हो गया? 1000। देख रहे एग्जाम बहुत फिक्स होती है। 998 लिया इसको, 998 2 जोड़ दिया तो कितना बच गया? 2। दोस्तों ये होगी 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, ये यूं 2 मिली एम्पियर। अब ये करंट चली यहां से, तो ये करंट जो चली यहां से, तो यहां और यहां, अब यहां कितना ड्रॉप हुआ, यहां कितना ड्रॉप हुआ? ठीक है डियर, तो आप देखो V इक्वल टू आई आर, आई कितना भैया? 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3, ये कितना है? 998। देख 8 दूनी 16, हाथ की 1, 18 1 19, 18 1 19, इसमें तो ये लगा दे, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.996 से। तेरी रीडिंग क्या थी? 2 वोल्ट। कितने आ गए? 1.996 से। तो तेरे सामने आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, जानते क्लास, सिंपल सी प्रॉब्लम है, रियल 2 आना चाहिए था, लेकिन पोटेंशियोमीटर लगाते दोस्तों कहीं ना कहीं लॉस होगा उस पर, ठीक है ना डियर, तो वो आपका कम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत लंबा है, इसकी कैलकुलेशन मैं किसी काम की नहीं मानता। एक बात ध्यान सुनो, हमारे घर की फिटिंग कौन से क्रम में होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन जानते हैं कि अधिक वाट का बल्ब अधिक चमकता है, जबकि सीरीज में उल्टा होता, कम वाट का बल्ब अधिक चमकता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये याद रखो। दूसरा याद रखो, सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कम वाट के बल्ब के फ्यूज होने के चांस ज्यादा होते हैं, और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अधिक वाट के बल्ब के फ्यूज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये कौन से क्रम में है? सीरीज में है। तो दोस्तों यहां पर 25 वाट के बल्ब के फ्यूज होने के चांस ज्यादा है। इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा है, आई थिंक इतनी थोड़ी पर्याप्त है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 21, ये देखो अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। वो कहता है उसमें कुंडली को 2 बराबर भागों में काट के समांतर क्रम में जोड़ दे। देखो ध्यान सुनो, ऐसा नहीं, ये मान लो मेरे घर का हीटर है, ये मान लो आप, ये घर के हीटर में कुंडली लगी हुई है। यहां से बात स्टार्ट करते हैं। जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R है। घर की सप्लाई फिक्स है ना भाई, ओ लड़के, घर की सप्लाई चेंज नहीं होती है। घर की सप्लाई चेंज नहीं होती है तो H इक्वल टू V²/RT। एक होता है I²RT, एक होता है VIT, एक होता है V²। मैं यहाँ V क्यों काम ले रहा हूं? क्योंकि मेरे घर में तो गीजर छोटा लगा या बड़ा लगा, घर की सप्लाई तो बिजली बोर्ड भेज रहा है, क्लियर होगी। अब दोस्तों कहता है, पहले ऐसा सीन था, ये H उसमें पैदा होगी, तो आप साफ साफ देख रहे हो कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? R है। अब लड़का क्या कहता है, साहब ऐसे कैसे कह दोगे? H इक्वल टू तो I²RT भी होता है, तो H तो R के भी समान। अरे भाई पागल है क्या? हमें क्या पता आई कितनी है? दोस्तों आई हमारे घर के हर इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग होती है। जबकि घर की सप्लाई 220 वोल्ट है, तो चाहे एसी लगा चाहे 0 वाट का बल्ब लगा, उसके टर्मिनल्स पे सप्लाई तो 220 वोल्ट। क्यों? घर की फिटिंग कौन से क्रम में है? पैरेलल क्रम में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सब डिफरेंस पोटेंशियल समान होता है, इसलिए H R के इनवर्स है। अब तू कहता है इसके 2 टुकड़े किए। अब हम जानते हैं, अब अगली बात शुरू होती है, R इक्वल टू ρL/A। किसी भी तार के 2 टुकड़े लंबाई आधी, तो लंबाई आधी होते R डैश का मान क्या आ गया?
R/2। अब R/2 कहां लगाया, पैरेलल, तो क्या हो गया R/4। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस पहले का 4 गुना कम हो गया, तो हीट दोस्तों पहले की 4 गुना ज्यादा होगी। सिंपल सी बात, बोला है ना, बात समझो ना। अब यही कोई लड़का लगा दे H=I² RT, बार बार कह रहा हूं रे, बहुत तथ्य क्वेश्चन है। H=V²/RT, समय निश्चित है, V कांस्टेंट है, H R के इनवर्स है, टुकड़े किए R/2। अब R/2 पैरेलल R/4, हेलो R/4, R'14 हो गया, हीट 4 टाइम हो गया। थैंक यू। देखो डियर, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन आंसर 0 है, सब पता है कि जब सब 2-2 वोल्ट की बैटरियां दिख रही 0, लेकिन इसको निकालते हैं। देखो अगला कहता है E1 E2 E3 की वैल्यू क्या है 2 वोल्ट, R1 R2 क्या है 4 ओम। तो कहता है बिंदु A और B के मध्य जो बैटरी है E2, इससे करंट कितनी फ्लो होगी। तो सुन एक मिनट, मैं थोड़ा सा तेरे लिए इसका रेड कलर करके इसको ऐसे कर लूं। देख लड़के, ये तेरा ऐसे ले ले, ये तेरा A पॉइंट, ये तेरा B पॉइंट, ये तेरा 2 वोल्ट, ये तेरा 2 वोल्ट, ये तेरा 4 ओम, ये तेरा 2 वोल्ट, ये तेरा 4 ओम। अब ध्यान दे क्लास, इसको दोस्तों अपन बैटरी से रिप्लेस करते हैं, इस फॉर्मूला होता है एक, इसको रिप्लेस करते हैं बैटरी से, तो याद करो परिणाम में क्या आता है, E1 R1 प्लस E2 R2 बटे R1 प्लस R2। ओ सॉरी, गलत हो गया। E E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है डियर, अब आप इसका E निकालो। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई 4 से 8 अपॉन 8 है ना, 4 तो कितना आ गया 2। तो कहने का मतलब ये है डियर, ये ऐसे बैटरी बन गई एक, ये भी कितने वोल्ट की बन गई रे, ये भी 2 वोल्ट की और ये भी 2 वोल्ट की, और ये R कितना आपका आ गया 2। दोस्तों 2 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो दोनों यार, इसका प्लस के प्लस जुड़ा हुआ है ना, खत्म हो गया, अब इंपैक्ट पल्ले पड़ रही है, 0 हो गया करंट, सीधी सी बात हो गया, करंट 0 हो गया। सुन ये मुद्दा का प्रश्न है, E1 R2 प्लस E2 R1, याद है ना, इस प्रकार का सर्किट है। मैंने केवल इस सर्किट को रिप्लेस करने के लिए फॉर्मूला दिया तेरे को, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2। ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पोटेंशियोमीटर का एक पूरी कुंडली इसकी, जो मैंने आपको शुरू पढ़ाई। देखो इसका मतलब क्या है, एक 10 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसके साथ कोई R, इसको R' बोलता हूं मैं, R' कितना जुड़ा हुआ है 4 एम, और एक वायर जुड़ा हुआ है जिसका 5 ओम रेजिस्टेंस है, 5 मीटर लेंथ है, जिसका रो क्या हो जाता है 1। जानो रो क्या होता है, R/L = 1, 5/5। बस अब सबसे पहले बाकी सब बात बोलो, आप ये पता करो करंट कितने फ्लो होगी। दोस्तों करंट जो फ्लो होगी I = E R प्लस R'। ध्यान देना क्लास, E = क्या है 10, R कितना है, R' कितना है, ये R तो 5 होगा ना अपना, R 5 है, ये 1 है और ये तेरा 4 है। कहने का मतलब करंट होगी 1 एम्पियर, यानी दोस्तों यहाँ एक 1 एम्पियर करंट बह रही है। अब ये E क्या है, E कहने मतलब नहीं, ये किस पे बैलेंस है 3 मीटर पे। तो तू जानता V = क्या होता है, X × L, और X क्या होता है, X होता है I रो, I भी 1 है, रो भी 1 है, तो X भी 1। तो दोस्तों X का मान 1 है, L का मान 3, तो V का मान क्या आ गया 3 वोल्ट। जिसको पोटेंशियोमीटर की पूरी कहानी आती है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू डियर। अब टॉपिक चेंज हो रहा है, अब तक सर्किट था, अब ये टॉपिक जा रहा है कैपेसिटर की ओर। ओके डियर आ जाओ। अगला कहता है 2 मेटलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चार्ज हैं। देखो लो माप की बात करता हूं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इसका चार्ज 10⁻² कूलाम है, इसका चार्ज 5 10⁻² कूलाम है, इसकी रेडियस आपकी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब वो दोस्तों कहता है यदि इनको एक वायर से जोड़ दें तो अब क्या होगा, फाइनली स्मॉलर स्पेयर पे, छोटे गोले पे चार्ज कितना हो जाएगा। चलो बाद की बात है, प्रश्न लो दोस्तों, इस पे इतना आवेश, इस पे इतना आवेश, तो घटना से पहले आवेश कितना हुआ 6 × 10⁻² कूलाम। एक बात कांट बार ले, घटना से पहले का चार्ज और घटना के बाद का चार्ज कोई चेंज नहीं होना, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं होता है। जैसे ही अपन एक वायर से जोड़ेंगे चार्ज फ्लो होता है, कहां से कहां, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। कब तक बहेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर है नहीं हो जाते। बस ध्यान दे क्लास, जब तक इन दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, जब तक विभव समान नहीं हो जाता, तब तक दोस्तों चार्ज
एक गोले से दूसरे गोले में बहता रहेगा। अब भाई तू साफ कहता है Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 CV1 और Q2 C2V। ओके डियर, आप इसको अपने वो गोली से दर्द मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तेरे सामने है Q1 बट्टे Q2 बराबर क्या है C1 बट्टे C2। अब याद करें गोलीय संधारित्र की कैपेसिटी क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, उसकी रेडियस तो मैं सीधा कह दूं R1 बाई R2। अब दोस्तों घर की बात यह है कि यहां एक स्टेटमेंट याद करो कि जब दो इस प्रकार के गोलों को किसी वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। बस अब तू खुद सुन, तेरा चार्ज कितना है 6, उसको डिवाइड करता 1:2 में, तो 6 को 1:2 में डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा एक तरफ 2 हो जाएगा और एक तरफ 4 हो जाएगा। 1:2 छोटे वाले पे कम होगा, बड़े पे ज्यादा होगा, तो आंसर आ गया दोस्तों तेरा 2 गुणा 10 की घात है -2। बेसिक क्वेश्चन है, एक बार फिर थोड़ी सुन ले। 2 गोले हैं, अलग अलग चार्ज है, टोटल चार्ज जोड़ दे, फिर वायर से जोड़ा, चार्ज यहां से वहां गया, लेकिन चार्ज ना नष्ट होता ना पैदा वाली बात होती है, क्योंकि स्पार्किंग टाइप में कुछ नहीं हो रहा है, इसमें लॉसेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज 6 रहेगा, डिवाइड होगा किस रेशियो में, इस रेशियो में। क्यों, Q1 बराबर C1V, V के पीछे 1 2 क्यों नहीं लगाया, तो जानता चार्ज कब तक चलेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल समान विभव समान नहीं हो जाते। तो Q1 बाई C क्या होता है ना 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, तो को कट जाएंगे आपस में, तो Q1 बट्टे Q2 अपॉन R1 बाई R2, यानी टोटल चार्ज को 1:2 में क्यों हो रहा 1:2 में डिवाइड कर दे। तो 6 को 1:2 डिवाइड कर यार 2 और 4, तो छोटे पे 2 आएगा, बड़े पे 4 आएगा, आंसर आ गया। ओके थैंक यू बच्चों। ये देख लो, ये कैपेसिटर का सबसे अच्छा सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन का, मैं यही कर दूं आपके लिए। ये आपकी पी प्लेट है, इसको आप जोड़ दो किसी प्लस से और इसको जोड़ दो दोस्तों माइनस से, ऐसे मान लो ये प्लस ये माइनस। तो आप नंबरिंग कर लो, आप ये प्लेट नंबर मान लो 1, ये 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6। तो आप देखो 2 भी किस पे है, प्लस पे है, 3 भी किस पे है, प्लस पे है, 4 किस पे है, माइनस पे है, 5 भी किस पे है, माइनस पे। माइनस का क्या होगा, प्लस, प्लस पे क्या होगा, माइनस। बोलो हाँ या ना, क्लियर। देखो क्लास ध्यान दे, रटा नहीं मारना। पी को जोड़ दिया प्लस से, आपकी इच्छा है पी जोड़ दो माइनस से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। क्यू जोड़ दो माइनस से, तो पी कहां जुड़ा हुआ है, 1 नंबर प्लेट, फिर 2 नंबर, इधर 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। जो प्लेट जुड़ी हुई इसको दोनों बार नंबर, तो ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। अब देख डियर, पी पॉइंट बना, ए यहां से पी पॉइंट बना दिया पी पॉइंट। अब पी पॉइंट चल, पी पॉइंट से पी पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर, और पी पे कौन जुड़ा हुआ है, 3 नंबर। पी पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर, और पी पे कौन जुड़ा हुआ है, 3 नंबर। ये भी क्या है, प्लस, ये भी क्या प्लस। 2 के सामने कौन है, 1। देख भाई 2 के सामने कौन है, 1। 1 किस पे है, माइनस पे, और 1 कहां जुड़ा हुआ है, 6 से। ये ले 1 कहां जुड़ा हुआ है, 6 से। 6 क्या है, प्लस। 6 पे कौन जुड़ा हुआ है, 5। 5 क्या है, माइनस, और 5 कहां जुड़ा हुआ है, क्यू पे। हेलो पढ़ रही है, बस अब आ जा। 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, 4। देख 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, 4, ये तेरा -4, और 4 दोस्त सीधा कहां जुड़ा हुआ है, क्यू पे। बस यार 2 कैपेसिटर सीरीज में हो गए, एक इसके पैरेलल है। सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं, डी डी डी, तो सी और सी क्या हुआ, C/2। हेलो पैरेलल है, C/2 और C क्या हुआ, 3/2C। C क्या है, एप्सिलॉन 0 A/D, तो आंसर आ गया 3/2 एप्सिलॉन 0 A/D। सिंपल। सारा खेल जो मैंने जैसे जोड़ के बताया, फिर सुन ले एक बार मेरे से। मतलब एक बार क्वेश्चन मिटा के दोबारा से तेरे लिए कर देता हूं, क्लास से कंटिन्यू। आजा फिर देख, इसको जोड़ दूं मैं प्लस से, इसको जोड़ दूं मैं माइनस से। ओके डियर, ये तेरा प्लस, ये तेरा माइनस। ध्यान दे, ये प्लेट जुड़ी पी पर, तो ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस तो माइनस। इस प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, प्लेट नंबर 5, प्लेट नंबर 6। बस फिर जोड़ दे तेरे सामने, तेरे लिए फिर कर दो प्रैक्टिस के लिए। ये तेरे सामने पी के सामने दोस्तों देखो, पी पे कौन जुड़ा हुआ, 3 नंबर, ए जोड़ दे 3 नंबर। 3 किस पे है, प्लस पे है। 3 के सामने कौन है भाई, 3 के सामने ये 2 नंबर, मान दे की बात है। पी पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर। 2 के सामने कौन है, 1 नंबर, ये कौन है, माइनस। ए कहां जुड़ा हुआ है, 6 नंबर पे। 6 किस पे है, प्लस पे। सामने कौन जुड़ा हुआ है, 5 किस पे है, माइनस पे। 5 कहां जुड़ा हुआ है, क्यू पे। आजा इधर, आजा दूसरे पे आजा। पी कहां जुड़ा हुआ है,
फिर देख 3 पे जोड़ इसको, P कहां जुड़ा हुआ है 3 पे, 3 क्या है प्लस, और 3 के साथ भाई कौन जुड़ा हुआ है 4, ये ले 4 किस पे है माइनस पे, और 4 कहां जुड़ा हुआ है Q पे, ये ले तो C और C, C/2, C/2C क्या हो गया 3/2C, तेरा आंसर आ गया। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 ये आप जानते हो 20 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर हैं, जो 30 वोल्ट 20 वोल्ट पे हैं, समान प्रकृति के हैं, परस्पर जोड़ दिया, कॉमन पोटेंशियल, कुछ नहीं करना लड़के, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, सीधी सी बात है, सीधा होता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। आजा C1 क्या है 20, V1 क्या है 30, C2 क्या है 30, V2 क्या है 20, C1 C2 क्या हो गया भैया दोनों का 50। आजा ये तेरा कितना है 600, ये कितना है 600, ये कितना हो गया 1200, किससे डिवाइड कर दे 50 से। दोस्तों 5 का भाग दे दे, भाग गया 2 बार, आपके सामने 24 वोल्ट आ गया, सिंपल, इसी गुणा भाग कर लोगे यार। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का बाकायदा डेरिवेशन है, उसको कराना लेकिन महा बेवकूफी से हमें सीधा रखना होता है इसका। वो कहता है गोले संधारित्र है, देखो ऐसे ये लो, ये संधारित्र मान लो, इसका प्लस मान लो, इसका माइनस मान लो, क्या फर्क पड़ता है। एक की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, दो 60 सेंटीमीटर है, इसमें मीडियम जो भर रखा अपन ने कितने का है ये 6 का है, तो इसकी धारिता बताओ। दोस्तों सिंपल सी बात, इस धारिता फॉर्मूला होगा C = 4πε0 के AB अपॉन B माइनस, अभी B माइनस A है, A माइनस मतलब बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि C के नेगेटिव नहीं होते, सी बात है, बुद्धि की जरूरत नहीं है यार, बड़ा माइनस छोटा आएगा क्योंकि C के नेगेटिव में नहीं आता है, वैल्यू पुट कर दो, तो 4πε0 के AB बटे B माइनस A। ओके गुणा भाग कर लो, मेरे हिसाब से करके बताऊंगा, इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट आ रहा है, याद कर ले भाई, इसको बोलते हैं गोले संधारित्र। साफ कहता है अगला, इनर अलग है आउटर अलग है, स्फेरिकल कैपेसिटर का मास्टर फॉर्मूला है ये, और K यदि हवा भरी हुई है तो K क्यों 1 कर दो, क्योंकि एयर का K 1 होता है। अब B माइनस A या A माइनस B बुद्धा नहीं, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि C नेगेटिव में नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 नीट के एग्जाम में आ चुका भाई, थोड़ा सा लेंथी होता है इसका कैलकुलेशन, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, वो कहता है समांतर प्लेट संधारित्र एरिया A है, D है, C है, उसमें 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दें K1 K2 K3। अब यदि केवल एक माध्यम भरें जिससे धारिता C प्राप्त करनी हो, तो बताओ उसका ओवरऑल K क्या होगा। खाली कर भैया। देखो डियर, ये मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाता हूं, ये एक कंप्लीट कैपेसिटर है, माना उसमें कोई एक कॉमन मीडियम भरा हुआ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट K है, वो एयर है तो 1 हो सकता है, हम क्यों कहे एयर है, हम कहते हैं K भरा हुआ है, तो दोस्तों इसकी जो इफिशियंसी है वो है K ε0A/D, दिस इज रिजल्टेंट कैपेसिटी। क्लियर। अब देख कलर चेंज करके तेरी बात करूं मैं, ये ऐसे आधे में बंदे ने भर दिया K1 तो ये C1 हो गया, इसमें भर दिया बंदे ने K2 तो ये C2 हो गया, यहां भर दिया K3 तो ये C3 हो गया, ये आधा ये आधा। अब तो खुद देख C1 क्या होगा, C1 होगा ε0 A/D मल्टीप्लाई K1, A भी A/2 और D भी D/2, कलर चेंज करेंगे। ओके ये कट गया, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई ε0 A/D मल्टीप्लाई K1। तो दोस्तों सेम C2 की आ जाएगी ε0 A/D मल्टीप्लाई K2। बोलो हाँ या ना। अब आप आ जाओ K3 में, तो C3 में क्या करोगे ε0 A/D K3। तो भाई A तो पूरा काम आ रहा है, D आधा काम आ रहा है, तो D आधा करोगे तो 1 2 ऊपर चला जाएगा, तो C3 = आ गया ε0 A/D 2K3। इसके साथ ले लो 2K3 को लो जी। तो मेरा अब तक का कॉन्सेप्ट था, मेरा C1 आ गया, मेरा C2 आ गया और मेरा C3 आ गया। ठीक है डियर, अब मैं इस सिस्टम को एक बार यहां डिलीट मार देता हूं। तो ये जो फिगर है, अब आप खुद देख लेना अपने क्वेश्चन में, ये इस प्रकार से हो गया क्या कि ये C1 और C2 तो कौन से क्रम में आ गए पैरेलल क्रम में, और दोस्तों C3 इसके कौन से क्रम में आ गया सीरीज में आ गया। बस ये मान लो कि ये Y है और ये अक्ष है। अब आपको अक्ष और Y का एक रिजल्ट निकालना है, सीधी सी बात ये। तो C1 C2 कौन से क्रम में है सीरीज में, तो पैरेलल काम आएगा C1 1/C1 + C2, ये है C3 में। तो इसका दोस्तों जो रिजल्टेंट C है वो क्या बनेगा C1
प्लस C2 प्लस 1/C3। C किसका है? रिजल्टेंट का है। ओके डियर, वो क्या होता है अपन जानते हैं, एप्सिलॉन जीरो A के डी। बस अब दोस्तों इन सबको अपन प्रूफ उठाएंगे तो C1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CK1, C2 पे क्या लिख सकता हूं, CK2, और यहां मैं लिख दूंगा 2CK3। इसको मैं C कह दूं तो दोस्तों आंसर बन जाएगा एक 1/K K1 प्लस K2 अपॉन 1/2K3। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया अपने आप में। ओके, थैंक यू दोस्तों। इस क्वेश्चन में तो जिस बंदे को गुणोत्तर श्रेणी आती है ना, ज्योमेट्रिकल सीरीज आती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन जाता हूं बाद में, पहले मैं ज्योमेट्रिकल सीरीज की बात करता हूं। माना एक संख्या 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है। तो इसका जो सम होगा ना वो होता है A/1 - R। A इज फर्स्ट नंबर, R इज ज्योमेट्रिकल मीन। वो दोस्तों एक्चुअल में यहां पर क्या है, R = क्या है, 1/2। कैसे? ये 1/2 से करो 1/4, 1/2 से 1/8 हो गया ना। तो R या 1/2 है, और एक शर्त है इसकी, ये तभी काम आता है जब R 1 से कम होता है। ये ज्योमेट्रिकल सीरीज की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को एक बार कि 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो A तो है 1, R या 1/2 है। बट ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा ना जब R < 1 है। तेरे बहुत काम की चीज है। अब देख, ये तेरा C लड़के, ये तेरा C/2, C/4 हो गया, बस C/8, C/16, बस। अब C का मान क्या है, 1, तो ये ले भैया S = 1/1 - 2। तो दोस्तों ये आंसर क्या आ गया तेरा, 2C कितना, 1 माइक्रोफेरेड। आंसर क्या आ गया, 2 माइक्रोफेरेड। तो जिसको गुणोत्तर श्रेणी आती है, ज्योमेट्रिकल सीरीज आती है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। डियर 30 नंबर क्वेश्चन जो है ना, आगे में 3-4 क्वेश्चन जो मैं देखिए वहां कुछ कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में तो थोड़े से आदमी को रट्टे मारने पड़ते हैं। यदि इन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं लेके आ जाऊं रेजिस्टेंस के अंदर, प्रतिरोध में, जो आप सब जानते हो। देखो डियर, पेज खाली करना भाई। प्रतिरोध में क्या होता है आप सब जानते हो, ऐसे कि दो प्रतिरोध है। ये मानो कि बैटरी लगी हुई है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ I इक्वल होती है, जैसे R1 है, या आप जानते हो कि R2 है। इसके टर्मिनल से V1 आ गया, यहाँ V2 आ गया, तो हम सब कहते हैं दोस्तों सबसे V = V1 + V2। यहां सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे, सेम होता है। अब आप एक बात जानते हो डियर कि I = क्या होता है, dQ/dt। बस एक बात थोड़ा कांट मान ले, वहां चार्ज फ्लो होता है इसलिए करंट सेम है, यहां चार्ज स्टोर होता है। तो आप इस बात को ऐसे याद कर सकते हो कि प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लेकिन इसमें यदि संधारित्र लगे हुए हैं तो सब में आवेश की मात्रा समान होगी। और पैरेलल में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वहां भी वोल्टेज डिफरेंस इक्वल है, यहां भी वोल्टेज डिफरेंस इक्वल है। ओके, ये चीज मेरे काम आती है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन 30 पे आते हैं। देखो, अच्छा एक सब जानते हो ना, R1 R2 जुड़े हो सीरीज में, तो रिजल्ट R1 + R2 होता है। बट कैपेसिटर में सीरीज है तो 1/C1 + 1/C2 होता है। यानी रेजिस्टेंस का सीरीज कैपेसिटर के पैरेलल में काम आता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कैपेसिटर के सीरीज में काम आता है। ये इतना तो आप सब जानते हो आप लोग। अब जो क्या कहता है दोस्तों, 3 और 6 कौन से क्रम में है, पैरेलल, तो कितना होगा 9, क्यों रेजिस्टेंस कौन काम आएगा, सीरीज। तो ले मैं तेरे लिए एक बात कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 कैपेसिटर हो गए। ऐसे देख, ऐसे ये ले, ऐसे ले, ये तेरा 12 वोल्ट, ये तेरा 4.5 माइक्रोफेरेड, और ये तेरा 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है डियर। अब ये 12 वोल्ट है ना, इसका एक हिस्सा यहां खर्च होगा और एक हिस्सा यहां खर्च होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। किरचॉफ का नियम है क्या, ऊर्जा ना नष्ट होती है ना ऊर्जा पैदा होती है। तो अब दोस्तों इसके सिरों पे V1, इसके सिरों पे V2। लेकिन यदि यही, सुन बच्चे, यही 2 रेजिस्टेंस जुड़े होते तो तू क्या कहता कि I समान है, तो V = क्या करते हैं अपन, IR। बस, तो यहां पर दोस्तों क्या कर देंगे, Q = CV। क्लियर, Q = CV, यानी C1 V1 = C2V2। यूं कह सकता हूं C1/C2 = V2/V1। यानी C1 C2 का V1 V2 का रेशियो है वो C के इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब ये 1:2 है, तो V क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। अब 18 का 2 अनुपात क्या होता है, 8 और 4। कॉमन सेंस की बात है, इतना तो बोलना ही पड़ेगा भाई, 4 8।
ठीक है डियर, तो 8 का मतलब 2, तो इस पे तो 8 आ जाएगा, इस पे 4 आ जाएगा। क्या पूछता है? इसका आंसर क्या आ गया? 8 वोल्ट। रटा मत मार, प्रतिरोध के साथ थोड़ा सा समझ, वहां आई सेम कर दे या क्यू सेम कर दे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहां भी वोल्टेज डिफरेंस सेम है, यहां भी वोल्टेज डिफरेंस सेम। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पैरेलल कैपेसिटर का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये कोई कैपेसिटर है, जानते हो ये प्लस होता है, ये माइनस है, ये कहने की बात ही नहीं है। अब यदि यहां कोई अपन ऐसा मीडियम भर देते हैं, ध्यान है ना, कोई के मीडियम जिसकी मोटाई टी है, माना पहले कुल विड्थ क्या थी? डी। तो इसमें क्या है कि टोटल पहले डी दूरी थी जिसमें एयर भरी हुई थी, अब आपने टी मोटाई में के भर दिया, तो एयर कितने बच गई? डी माइनस टी में। तो थोड़ा सा जान जाऊं क्लास का मैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है ना डियर, वो एक्चुअल में ऐसे बनता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन ए बाई डी। हेलो ना, रियल फॉर्मूला है डी बाई के। ये तरीका मेरा एक, जिस दूरी में जो माध्यम भरा हुआ उसको डिवाइड कर दे। अब पूरे में एयर भरी हुई है, तो एयर का के क्या होता है? 1। हेलो, एयर का के क्या होता है? 1, इसलिए 1 हो जाता है बस। अब रट्टा क्यों मार रहा है? तो आजा, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए, देख डी माइनस टी में तो तू K1 से डिवाइड कर, और टी में सॉरी इसमें डी मोटाई में तू डिवाइड कर दे K2 से। माना कि डी माइनस टी में K1 भरा हुआ है और डी में क्या भरा हुआ है? डी टी मोटाई में क्या भरा हुआ है? K2 भरा हुआ है। बस ले, मैं तेरे लिए समझा रहा हूं, एप्सिलॉन 0 ए। अब डी माइनस टी में कौन भरी हुई? एयर, तो एयर का 1 हो गया। और दोस्तों ये फॉर्मूला क्या आ गया? टी बाई के। तो मैं सीधा भी लिख सकता था इसको, लेकिन थोड़ा सा मेरा साथ दे। ये फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 ए अप डी बाई के। के इज ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, एयर भरी हुई थी, ए कर दिया। अब यहां खुद देखो, टोटल क्या है? डी, टी में क्या भर दिया? मीडियम, इसको मैं के एक बार के बोल रहा हूं, तो एयर कितने में बचा? डी माइनस टी में। इसको तो K1 कह दे, इसको तू K2 कह दे। ये तेरे को दिक्कत आ रही है समझने में, तो इसको तो ऐसे कह देना, टी अपॉन ये ले K2 दोबारा लिख दिया मैं तेरे को। K1 कौन है? 1, K2 कौन है? K। ये तेरा फॉर्मूला बन गया, बोल हाँ या ना? ठीक है डियर, पेज खाली करना एक बार। दोस्तों ऐसे ही आप जानते हो कि यदि वो कई बार कहता हो ना कि T1 में K1 भर दिया, T2 में K2 भर दिया, T3 में K3 भर दिया, और T1 T2 T3 का जोड़ D के बराबर है, तो D खत्म हो जाता, याद करो। तो फॉर्मूला बनता है T1 अपॉन K1 अपॉन T2 K2 T3 K3 प्लस डैश 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 डैश। सिंपल बात, क्लियर? यहां तक बात पड़ी? ओके, थैंक यू। हाँ डियर, तो क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्या कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी बीच की दूरी d है। अब वो कहता है कि 2/3d डिस्टेंस जो है ना, वो किसी t डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट से भर दी उसने। ठीक है जी, तो कैपेसिटी बढ़ती है, कॉमन सेंस की बात है, अपन जानते हैं जितना k बढ़ाओ उतनी कैपेसिटी बढ़ती है। तो वो बढ़ के 7/6 गुना हो गई। तो कहता है बताओ वो k की वैल्यू क्या है? ओके, पेज खाली कर ले, तेरी सिंपल सी बात करता हूं। ए इधर आ जा, ये कोई कैपेसिटर है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी है एप्सिलॉन 0 a बाई डी। बोल हाँ या ना? अब वो कहता है तेरे सामने कि उसमें कोई मैं मीडियम भर दूं, कितना भर दूं रे? D इक्वल टू 2/3d। D क्या है? टोटल D है। तो तेरी कैपेसिटी जो 7/c डैश है वो क्या होती है? 7/6। मैंने क्वेश्चन दिखा रहा, देखिए रहा 7/6 हो गया। चलो वापस आ। तो दोस्तों अगला साफ कहता है कि ये तेरी कैपेसिटी बन जाती है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अब तो यार रटा क्यों मार रहा है, तू खुद बता। टोटल मोटाई क्या थी? डी। हेलो बच्चे, टोटल मोटाई क्या थी? डी। एयर कितने में बचा? एयर बचा डी माइनस टी में, इसको तो 1 से डिवाइड कर दे। और मीडियम कितने में बचा? तू खुद कह रहा है। एयर कितने में बचा? डी माइनस टी में। और तेरे सामने मीडियम कितने में भरा है? ये रहा 2/3d में। तो बच्चे 2/3d, इसमें किसका भाग दे दे भैया? के का भाग दे दे। इसको डिवाइड किससे कर दे? के से कर दे। ओके, अब तेरे सामने t कितना है? 2/3d। अपन एक स्टेप और कर लेते हैं, ले मैं कलर चेंज कर लूं तेरे लिए। तो आजा, 7 एप्सिलॉन 0 a/6d इक्वल टू एप्सिलॉन 0 d, तो d है, t क्या रहा? हो रहा, बोल भाई,
2d/3 और ये तेरा क्या है 2d/3k, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत बच्चे? एप्सिलॉन 0a इसमें से कैंसिल आउट कर दे। थोड़ा सा तेरे लिए मैं और सही सॉल्यूशन कर दूं, ये क्या बच गया है 7/6। ओके डियर, 7/6d ओ लड़के, 7/6d इक्वल टू ऊपर 1 है, ये तेरा 1 है, 1 में से माइनस 2d/3 गया तो क्या बचा d/3। आ जा साथ में मेरा, ये क्या बचा d/3, ये क्या बचा तेरा 2d/3k। अब मैं इसको मिटा दूं, ये तू देख चुका है, पूरा गुणा भाग कर रहा हूं तेरे लिए मैं, तो 7/6d इक्वल टू 1। एक काम कर बच्चे, d/3 इसमें से तू बाहर निकाल लेगा तो क्या बचा भाई 1 प्लस 2/k। देख ले, d/3 बाहर निकाला ना तो 1 प्लस 2/k। अब देख तू इस d को d से कैंसिल आउट कर दे, ठीक है डियर। ये 3 तेरा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 7 प्लस 14/k और ये तेरा क्या हो जाएगा भाई 36 18। ओके डियर, ठीक है डियर। अब सोल्व कर ले इसको, 14/k 18 माइनस 7 कितना बचा 11, तो तेरे सामने क्या आ गया 14/11, 14/11। आंसर आ जाए भैया, एक मिनट, ए 14/11, ये ले 14/11। देख रट्टा नहीं मारना, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0a/d, तो वो एक्चुअली d/k मान ले, बस जो है उतना भर दे पूरा। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ें ध्यान से, देखो अगला कहता है लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको अपन याद है सिग्मा कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में स्टोर्ड एनर्जी चाहिए। देखो मैं जानता हूं एनर्जी की जो डेंसिटी है वो होती है सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। मुझे टोटल चाहिए ना डियर, टोटल का मतलब मुझे किसी एरिया में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मेरे को इसको। ओके, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है यूनिट में, वो यूनिट एरिया हो सकता है, यूनिट सरफेस हो सकता है, यूनिट लेंथ हो सकती है, डिपेंड करता है आपका यूनिट क्या है। ओके डियर, बस अब एक बात सुनना, इसमें थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 पाई नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, v मेरा रहेगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। बस पहले पढ़ी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो क्या बन गया k, भूल गया क्या, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो डी तेरा क्या बन गया सिग्मा स्क्वायर 2 पाई k एंड v। ओके, मैं तेरे लिए कर रहा हूं सारा काम ये। ओके, अब सिग्मा स्क्वायर दे क्या है 10⁻⁻⁴, तो क्या हो गया 10⁻⁸। ये तेरा 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, k की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। वॉल्यूम क्या है सेंटीमीटर क्यूब, लड़के सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁶ से। बस अब इसको तो गुणा भाग कर ले तो तेरे सामने आएगा यार, देख 9 को 2 से गुणा कर कितना आया 18, 18 को इससे गुणा करेगा 18 को 3 से तो 54 56 आंसर आ गया 5.6 10⁻⁴। देख ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, मुझे किस में चाहिए सेंटीमीटर की वॉल्यूम में चाहिए तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगला मुझे डेंसिटी पूछता, ऊर्जा का घनत्व पूछता तो मैं इसको यूनिट निकाल देता। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 फिर वैसा एक क्वेश्चन हो गया 31 जैसा। आप खुद देखो, एक 100 वोल्ट की बैटरी को दो एक समान प्लेट संधारित्र पे जोड़ दिया। 1 मिनट सुनो जी, ये दोनों एक जैसे कैपेसिटर हैं, इसके मैंने एक 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो आप खुद क्या कहोगे, चलो यहां आपको याद नहीं भूल जाओ, ये तो सबको याद है ना कि ये भी R और ये भी R, और यहां मैं कहूं 100 वोल्ट की बैटरी है तो आप फट कर दोगे सर ये तो कुछ नहीं है 50 वोल्ट 50 वोल्ट बोलते हो ना भाई। R को मैं जोड़ता हूं सीरीज में इक्वल को तो पूरा वही बात। इसके साथ मैंने कहा ना जैसे वहां R होता है C होता है, तो इसके सिरों पे कितना आ गया 50 वोल्ट, इसके सिरों पे क्या आएगा 50 वोल्ट। अब तो कुछ भी कर ले, यहां कितना ही जोड़ दे करंट अलग अलग नहीं हो सकती, तो यहां दोनों का चार्ज अलग अलग नहीं हो सकता। तो सीधा सा वही तरीका है, Q इक्वल टू क्या है वही CV, यानी CV इक्वल टू CV V1 C1 V1 C2 V2। कहने का मतलब है CV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहने का मतलब है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल C हो गया। अब तो खुद कहता है यदि दूसरे में 4K का कोई मीडियम भर दें लड़के, K इक्वल टू 4 भर दें तो अपन जानते हैं C डैश एप्सिलॉन 0 A D मल्टीप्लाई K। दोस्तों C 4 गुना बढ़ गया, देख
C 4 गुना बढ़ गया तो V 4 गुना घट गया। तो जिसमें मीडियम भरा है वो 20 वोल्ट पे आ गया, बाकी अच्छा 4:1 का रेशियो आएगा तो 100 है, रेशियो क्या होगा 4:1 का 80-20। तो आपके सामने आंसर क्या आ गया दोस्तों 80 वोल्ट और 20 वोल्ट। फर्स्ट पे तो क्या आएगा 80 वोल्ट, सेकंड पे क्या आएगा 20 वोल्ट। तो साफ है, देखो आपने पदार्थ दूसरे के अंदर भरा है, आंसर क्या हो गया 80 वोल्ट और 20 वोल्ट। ध्यान दे, प्रतिरोध के साथ कंपेयर कर लो, ज्यादा इजी है। ओके थैंक यू। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को करने के कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, पर मैं एक बात ध्यान बताऊं आपको, ऐसे बहुत सारे गोले बने होना तो बीच के गोले कोई काम है नहीं आते हैं। बस ये फर्स्ट गोला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें जितना प्लस उतना माइनस है, तो इसकी रेडियस क्या है a, इसकी क्या है c। तो दोस्तों भूल जाओ बीच वाले को, ये इतना डालो, छोड़ो यार आपको, ये a और ये c। बस इसकी कैपेसिटी जानते हो 4πε0 a × c बड़ा माइनस छोटा, कौन सा है ये रहा, ये ले। 2 3 कितने हो बीच की प्लेट है, बीच की प्लेटें खत्म कर दो, पहली प्लेट और लास्ट प्लेट। थैंक यू। ओके हाँ डियर, क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पढ़ो, पूरा पढ़ लिया। सिंपल क्वेश्चन है, माना पहले कोई कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी C है। अब वो अगला कहता है कि उसके A/4 एरिया में K भर दिया, तो बाकी बचे हुए में एयर, कॉमन सेंस की बात है। तो इसका जो इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है, पेज खाली कर ले। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी की बात दोस्तों करें तो आप देखो, पहले आपका ये है, डिस्टेंस आपकी D है, एरिया आपका A है, तो C = है ε0 A/d। बोलो हाँ या ना। अब डियर अपना कलर चेंज कर लें इसका। अगला साफ कह रहा है भैया ये है A/4, A/4 में क्या भर दिया आपने K, तो पीछे अपना आप कितना बच गया 3A/4, कोई कहने की बात ही नहीं। यहां क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। ओके अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो, इसको आप एक काम करो, इसको आप C1 कह दो, इसको आप C2 कह दो, ठीक है। लो मैं लिख दूं फॉर्मूला। तो डियर ये अपने आप में इस प्रकार से दोनों पैरेलल ऐड हो गए, ये ले, ये C1 ये C2, बोला है ना, बहुत आराम से C1 C2 हो गए। अब देख अपन इसको यहां कलर चेंज करके कर लेते तेरे लिए। ये C1 क्या होगा, C1 की फॉर्मूला क्या होगा ε0 A/4d। बोल हाँ या ना, इसका हो गया मल्टीप्लाई के। और इसकी बात करें तो इसमें क्या आएगा C2 = ε0 3A/4d। के यहां पर क्या है एयर है, तो दिक्कत ही नहीं है। अब इसको मॉडिफाई करें अपने, तो तू खुद देख, C1 = क्या है ε0 A/d, क्या होता है C होता है। तो C1 = क्या है Kc/4। बोल हाँ या ना। और तेरा C2 क्या है ε0 A, ये क्या है C, तो ये तेरा कितना बन गया 3C/4। ठीक है डियर। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में पैरेलल है, तो कैपेसिटर का पैरेलल है, रेजिस्टेंस का सीरीज। तो दोस्तों सीधे सीधे फॉर्मूला है Kc/4 + 3C/4। अब आगे भी करूं क्या यार, C बाहर निकाल ले, C/4 बाहर निकाल ले, K + 3 आज आंसर आ जा। ये सब मिटा दे, A मिटा दूं, ये ले K + 3 C/4। ओके थैंक यू। आ जा डियर 36 में देख भैया, यहां का सीरीज रेजिस्टेंस का पैरेलल देख, तू खुद देख, तो क्या चाहिए क्वेश्चन पढ़ ले, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। देख C2 कितने का है 6 का, C1 कितने का है 3 का। देखिए 6 और 3 कौन से ऑर्डर में है सीरीज, तो रूल किसका लगेगा पैरेलल का। याद है रूल क्या होता है पैरेलल का, R1 × R2/R1 + R2। मैं बात वैसे करूंगा आर की भाषा में, तो 6 × 3/6 + 3 36 18/9 2, तो कितना हुआ है 2। C3 ऑलरेडी क्या है 2, ये फिर क्या हो गया 2, तो 2 2 2 कौन से क्रम में पैरेलल। रूल किसका आएगा सीरीज का। तो दोस्तों ये सारी दुकान कितने की हो गई 6 की हो गई, ये सारी दुकान होगी 6 माइक्रोफेरेड की। ये तेरा C2 कितने का है 6 6 6 कितने हो गए 12। ये तेरा दुकान कितने की होगी भैया 12। अब 12 और 6 कौन से में सीरीज में, रूल किसका आएगा पैरेलल। तो 12 × 6/12 + 6, 12 × 6 72, 12 × 6 18, 18 × 4 72। यार टेबल याद होनी चाहिए उंगली पे, आंसर आ गया। ओके थैंक यू। दोस्तों इसमें अपन बिल्कुल कहीं गुणा भाग नहीं करेंगे, सिंपल आप मेरे साथ साथ चलते जाओ। लो देखो जान दो, ये 2 और 2 कौन से क्रम में है सीरीज में, रूल क्या लगेगा पैरेलल का। तो 2 और 2 कितने हो गए 1। अब ये 1 और 1 कौन से क्रम में है पैरेलल में,
तो रूल किसका आएगा? सीरीज का। तो एक रे कितना हो गया? 2। फिर वो 2 और 2 कौन से क्रम में आ गए? सीरीज में। रूल क्या लगेगा? क्या हो गए? 1। अब ये 1 और 1 कौन से क्रम में आ गए? पैरेलल में। तो 1 और 1 कितने हो गए? ओके, थैंक यू। एक सिंपल क्वेश्चन, पेपर में कुछ क्वेश्चन सिंपल डालने होते हैं। साहब कहता दोस्तों 1 मीटर के किसी गोलीय चालक की दायरा भूल गए क्या रहा है? C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 r यार। ओके, बस क्या करूं इसको? अरे भाई 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? 1/k। तो ये तेरा 1/k क्या होगा? 9 × 10⁹ r कितना भैया? 1 मीटर। बस सीधी सी बात है यार, इसको ऊपर ले जा। तो ये 1/9 को तू डिवाइड करेगा तो 1.1 आएगा। तो 1.1 × 10⁻⁻9 तो सॉरी 1.1 तो 1.1 मिलाएंगे तो -10 हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो गया, डिवाइड तो करना है। ओके, थैंक यू डियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो आप, जो क्या कहता है, परिपथ में 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जो शुरू में डिस्चार्ज टोटली कुंजी एस को दबाने के लंबे कुछ समय पश्चात उसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, यहां पर अपन इमरजेंसी लाइट को या मोबाइल को हम लगाते हैं चार्जर पे लगाते हैं तो आप देखो कि 100% चार्ज होने के बाद वो अपने आप ऑटो कट हो जाता है। ध्यान है ना इस चीज का? ऐसा नहीं कि उसके बाद से रात पर लगा रहो हमारा मोबाइल, करंट फ्लो नहीं होती। कहने का मतलब है जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो करंट फ्लो बंद होगी तो यहां तो ऊर्जा है नहीं, सारी ऊर्जा दोस्तों सारा पोर्ट इस पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 12CV²। लॉजिक समझ रहा है इसमें? वैसे जब मोबाइल का चार्जर है ना, मोबाइल चार्ज लगा लो, वही बात फिर बोल दूं एक बार में, तो फुली चार्ज होने के बाद करंट बना बंद हो जाती है। बस गुणा भाग करूं क्या? तो कर दे यार। C कितना है? 10 × 10⁻⁻6। V कितना है? 100। तो ये तेरे सामने आ गया, ये 5। तो दोस्तों ये 5 × 10⁻⁻4 या उसमें बात करना चाहो तो वो 5 एक ही बात होती, कोई चेंज किया ही नहीं अगले ने, माइक्रो जूल बोल दो। थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 40 देखें आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 40 का मतलब ये है कि कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज करना है। बताओ क्या है? हमारे घर की इमरजेंसी बैटरी है जिसको रात को हम चार्ज कर लेते हैं, दिन में चार्ज कर लेते हैं, रात को काम दे लेते हैं। या मोबाइल की बैटरी मान लो चार्ज कर लेते हैं और फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं। इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो आप ये मान लो कि ये कोई की है और ये आपका रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज हो रही है। यहां दोस्तों एक शब्द आएगा टाइम कोफिशिएंट। देखो टो होता है, यदि आरसी है तो टो दोस्तों आरसी के बराबर होता है। एल और कहीं जुड़ा हुआ है आर तो ये एल आर होता है। या दोस्तों एक होता है √LC। ये तीनों ही सर्किट के टाइम कोफिशिएंट कहलाते हैं। दिमाग में बात आ गई तो बोल दी बेटा, एसी के सर्किट बहुत काम आएगा। और डिस्चार्जिंग चार्जिंग, कभी कोयल की डिस्चार्जिंग चार्जिंग आएगी, कभी कैपेसिटिव डिस्चार्ज चार्जिंग आएगी। और डिस्चार्जिंग किसके थ्रू होती है? कहीं ना कहीं आर चाहिए, बिना आर के आप डिस्चार्ज चार्ज कर सकते ही नहीं, क्योंकि उसके बिना आप डिस्चार्ज कहां करोगे उसको। ये 3 टाइम कोफिशिएंट आ गए। ये मैंने इस टॉपिक थोड़ी सी बाहर की बात थी जो आपके साथ करनी चाहिए। ओके डियर, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो इसकी जो डिस्चार्जिंग करंट है वो है I = -I.E⁻T नीटा, बट इसने टो को नीटा बोल दिया, नीटा हो गया। अब कहता है कि पावर लॉस में इसका क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं। पावर लॉस क्या होता है? पावर लॉस दोस्तों P = I²R। तो इसको I² करोगे तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये I का स्क्वायर e⁻T/नीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई R। ओके डियर, R को इधर ले ले, मुझे R से मतलब नहीं है, मुझे टाइम कोफिशिएंट चाहिए। अब तेरे सामने ये E की पावर क्या है? 2T/नीटा। लेकिन दोस्तों हमें इसको कंपोनेंट में वैसे जो आवश्यकता चेंज करना है तो e⁻⁻T नीटा/2 करना पड़ेगा। तो आप टाइम अपॉन टाइम, क्योंकि E जो है एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो इसकी भी कोई डायमेंशन T है तो इसकी भी डायमेंशन T होगी, तो इसका मतलब T है। दोस्तों यहाँ जो कोफिशिएंट है वो नीटा/2 आ गया। आपका आंसर नीटा/2 आ गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रे भैया। अब देखो एक तरीका होता है, माना ये क्वेश्चन तुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था, अब मैंने तुझे समझा दिया और तुझे समझ में आ गया, तो तू उस बात को लेकर क्यों घूम रहा? मुझे पहले नहीं आता था। बस यही दिक्कत है बच्चे के साथ। अरे भाई नया क्वेश्चन मिल गया, इसको देख ले, एक बार नहीं पढ़े पढ़ा, 2 बार देख ले, एग्जाम 26 जुलाई की तो है यार। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आप देख ले, मैं तो देखा ही हूं। बहुत सिंपल एस्पेक्ट है जो क्या कहता है, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए सेल ऑफ EMF E एंड चार्जिंग बैटरी इज देन रिमूव्ड। चार्ज करके दोस्तों बैटरी हटा दी। हेलो दोस्तों, बैटरी हटाने के बाद आप जानते हो कि चार्ज चेंज नहीं होता।
एक कैपेसिटर में जब तक बैटरी लगी हुई है तब तक वोल्टेज कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी तो चार्ज कांस्टेंट है। अब वो कहता है इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इज नाउ इंसर्ट इन द सर्किट इन पैरेलल विद द प्रीवियस कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यू कैपेसिटर, दोस्तों कुछ नहीं, अब उसके पास दूसरा कैपेसिटर जोड़ देंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा, दोनों आधा आधा कर दो, यार सीधी सी बात है, सिंपल बात है। ओके, हाफ हाफ कर देंगे, दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 42, इस डेफिनेशन संधारित्र क्या है? मेरी बहुत अजीब परिभाषा संधारित्र क्या है? क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटर एक वो मटका है जो चार्ज इकट्ठे, मटका पानी भरता है ना, वैसे कैपेसिटर वो मटका जो चार्ज भरता है, बड़े फर्क है। मटके 5 किलो का मटका आपने ले लिया, अब बिना मटके की साइज बढ़ाए आप उसमें पानी की मात्रा नहीं बढ़ा सकते, बट कैपेसिटर आप जानते हो के भर दो उतनी गुना सी बढ़ जाती है। डायलॉग है मेरा, कैपेसिटर एक वो मटका है जो बिना साइज बढ़ाए अपने पेट को बढ़ा लेता है, अपने अंदर स्टोर्ड चार्ज को बढ़ा लेता है। ओके डियर, एक बात और सुनना, तेरे पास एक मटका है, तो उसको नदी में डुबो, यदि मटका 5 किलो का है ना, तो तू नदी में डुबो, चाहे समुद्र में डुबो, चाहे कुएं में डुबो, चाहे थोड़े से पानी में डुबो, वो 5 किलो से ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं कर सकता। यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बाहर चार्ज क्या है, मटके में पानी कितना आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मटके की साइज क्या है, न कि इस बात पे डिपेंड करता है कि मटका आप किस में से भर रहे हो, समुद्र से भर रहे हो या झील से भर रहे हो। मेरी बात नहीं पड़ रही आप लोगों के? बस आजा। वो कहता है आवेश पे निर्भर करता है, आवेश से का मतलब है संधारित्र के आवेश और विभव से स्वतंत्र है। दोस्तों कोई लेना देना नहीं है, मटके में कितना पानी आएगा ये मटके पे डिपेंड करता है, न कि इस बात पे डिपेंड करता है कि मटका भर किस में से रहे हो। ओके, सिंपल फंडा मेरा तो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से देखना, इसमें एक बात बहुत काम की है, बैटरी लगी हुई हो, डीसी एसी में नहीं होता, डीसी लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो कैपेसिटर में से करंट बहती है, लेकिन जैसे कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाता है फिर उसमें करंट नहीं बह सकती, क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट। तो यूं कहते हैं स्विच ऑन करते हो तो होता वो शॉर्ट सर्किट, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? वो ओपन सर्किट। तो देखो स्विच ऑन करते ही देखो यहां देखो, एक करंट चली, एक करंट चली, अब इस करंट के साथ 3 रास्ते हैं, ये पूरी करंट यहां से भाग जाएगी रोज, तो ये काउंट ही नहीं होंगे। तो दोस्तों आपकी सिंपली आई इक्वल टू क्या आ गया? E/R1, E/R1। अब पहली बात, यहां तो ऑब्जेक्ट एक ही है इसलिए अपने आप हो गया, फिर आगे चल, यहां तक हो गया, अब मैं इसको मिटा दूं, फिर तेरे ले आऊं, स्विच ऑन करने कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद क्या होगा दोस्तों? इसमें करंट नहीं बहेगी, इसमें करंट नहीं बहेगी, करंट यहां बहेगी बस R1 और R3 में। दोस्तों अब I का मान क्या आ जाएगा? E/R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, ये फर्स्ट आंसर हो गया। दो ही बात याद रखना, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद तो सारी करंट कहां से गुजर जाएगी? कैपेसिटर से, और स्विच ऑन करने कुछ देर बाद कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की भांति काम करेगा, जहां जहां कैपेसिटर है वहां डीसी फ्लो नहीं होगी। ओके, थैंक यू डियर। 44 आंसर तो बड़ा सिंपल है, बट इसकी थोड़ी बड़ी व्याख्या कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है मैं बताऊं, आप पेज खाली करें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मान लो कि आपका एक कर्व है, ठीक है, ये x = 0 है और ये x = आपका 3 है। एक प्लेट यहां है जो नेगेटिव पे, अगला खुद कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, और एक प्लेट यहां है जो पॉजिटिव है, और इसके बीच इसने एक डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भर दिया, बस सीधी सी बात है। ये x 0 पे नेगेटिव प्लेट है, x = 3 पे, आप क्यों देखें x = 3d, d बोलते हैं कि बात 3 बोल दो, 3d बोल दो, डिस्टेंस 3d होगी, लो 3d कह सकते हैं। अब डियर हम जानते हैं कि अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। इधर दोस्तों आप जानते हो कि इंटेंसिटी तो बढ़ती है, लेकिन प्लस से माइनस पे आओगे तो वोल्टेज घटता है, किधर? वहां से यहां आने पे, बट हमें तो 0 से 3 पे जाना है ना, तो वोल्टेज लगातार चेंज होगा। लेकिन पहला ऑब्जेक्ट दिखाओ आप, पहला ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है भाई? पहला ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम मैग्नीट्यूड। नहीं, आप जानते हो दोस्तों, जब पट्टिका भर दी तो इंटेंसिटी सेम कभी हो ही नहीं सकती। इंटेंसिटी सेम तब होती जब ये मटेरियल नहीं भरते, यहां की अलग इंटेंसिटी है और यहां की अलग इंटेंसिटी। ओके, क्लियर? तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर स्पष्ट कहता दोस्तों कि साफ है, विद्युत क्षेत्र ये रहा, विद्युत विभव लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें काम की बात ये कि नेगेटिव रखा हुआ है 0 पे, पॉजिटिव रखा है 3d बोल दो, 3 बोल दो। ओके, थैंक यू। ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, 45 क्वेश्चन है,
और कॉन्सेप्ट काफी ठीक है, थोड़ा कूल होकर बैठ जाओ। तो क्या कहता है, सी धारिता के संधारित्र की दो प्लेट पे आवेश दोस्तों ये Q1 Q2 है, एक बिंदु आवेश Q का मास m है, उसको Q1 आवेश पे मुक्त करके दूसरी प्लेट तक पहुंचाते तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बात है। अब देखो ये Q1 ये Q2, तो तरीका होता है इस पे दोस्तों क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2/2, और इस पे भी क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये रूल है, याद कर ले। दो प्लेट है, Q1 Q2 चार्ज, तो 100% दोनों का आधा इधर आधा इधर। अब दोस्तों इसके अंदर क्या बचेगा, कुल चार्ज क्या है Q1, इतना इस पे आ गया, तो देख Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2। देख लड़के 2 नीचे ले, तो 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2, इधर क्या बच गया है, Q1 माइनस Q2/2। ध्यान दे क्लास, यानी यहां पर चार्ज क्या आ गया, Q1 माइनस Q2/2, और तू जानता जितना चार्ज यहां है उतना चार्ज इधर माइनस में आ जाएगा, Q1 माइनस Q2/2। बस इतना ही काम का मुद्दा है, आगे सिंपल है। देखो डियर, Q1 Q2 चार्ज था, उसका आधा आधा कर दिया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो बचा Q1 माइनस Q2/2। कैपेसिटर के लिए एक प्लेट पे आप जानते हो +4 है, दूसरे पे क्या होगा -4, तो पेज खाली करना भैया। हकीकत अब ये हो गया दोस्तों कि ये कैपेसिटर है, इस प्लेट का आवेश है Q1 माइनस Q2/2, और इस प्लेट का आवेश है माइनस Q1 माइनस Q2/2। ये लो जी। अब डियर यहां से किसी Q चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं यार। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, विभवांतर तेरे सामने क्या होता है, Q मल्टीप्लाई CV, Q मल्टीप्लाई CV। बस तो तेरे सामने भैया V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो दोस्तों वर्क Q क्या है, Q हो रहा Q1 माइनस Q2/2/C, ये आंसर आ गया। तो Q1 माइनस Q2/2C। ओके डियर, क्योंकि तो आंसर आ गया Q1 माइनस Q2/2C। वापस क्वेश्चन में आए, और इसको आपको इस Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये तो रहेगा भाई, ये लो, ये तो DV का मान आया था ना, इसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो कॉमन सेंस की बात थी यार। आंसर आ जाओ दोस्तों, ये मिटा दें ए, ये लो, तो ये आपके सामने इसका थर्ड आंसर आ गया। मैं वैसे तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हो, मुद्दे की बात क्या थी, मैं खाली करें वापस प्लेट को। देखो इसका प्रश्न ये था, मैं इस प्रश्न को आपके लिए ऐसे दोबारा से बना दूं। यहां माना Q1 आवेश है, यहां Q2 आवेश है, तो ऐसे डिवाइड होता है Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। अब दोस्तों यहां टोटल Q1 है, बाहर आ गया तो माइनस करके अंदर, और जितना इस पे उतना इस पे नेगेटिव रहेगा, बस सीधी सी बात है। ओके, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 को लास्ट में सोल्व कर रहे हैं। पूरा पेपर सोल्व करने के बाद पता लगा कोई क्वेश्चन आया नहीं कलर कोड पे, इसलिए वहां जो 18 क्वेश्चन था उसको शूट किया और हटाया उसको हमने, और ये कलर कोड पे क्वेश्चन डाल दिया है। क्योंकि कलर कोड पे क्वेश्चन जानते हो, कलर कोड दोस्तों आप मैं उस पर मैं नहीं मानता कोई टाइम वेस्ट करना है, आप सब जानते हो इसका आंसर दे रखा है। मैं इस वीडियो के माध्यम इतना कहना चाहता हूं कि कलर कोड आप एक बार याद कर लेना, और एक क्वेश्चन एग्जाम में कलर कोड पे आ जाता है। ओके, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, हो गया फिजिक्स का 13वां पंच। देखो इसका पंच कहो चाहे रिवाइज फिजिक्स 40 आवर कहो। ओके डियर, मैं अपील करना चाहता हूं आपसे, 26 जुलाई को आपको 150-160 नंबर फिजिक्स में चाहिए, तो 2013 से लेकर 2019 तक के CLC के टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन देख लें, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायो के भी। ओके डियर, ये फिजिक्स पंच में 13 आपके पास आ चुके हैं, 7 और आने हैं, 45 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में है, तो 900 क्वेश्चन आपको ये लोग दे रहे हैं। इसके अलावा आप सब पता दोस्तों, आपके अपने फिजिक्स ने डेली टेस्ट सीरीज 4 जून को लॉन्च कर दी, चाहे जेई हो चाहे नीट हो 2020 के लिए। प्लीज आप डेली टेस्ट सीरीज फॉलो करें, जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए फ्री प्लेटफॉर्म पे है। एक टॉपिक एक टेस्ट दोस्तों, मजा आ जाता है, और हर संडे आपका मेजर टेस्ट। ठीक है डियर, ओके, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय CLC।